समीर आत्मज मिश्र जी यहाँ मौजूद हैं स्टूडियो में और कुछ एक साथी और जुड़ेंगे, उन सबसे भी आपका परिचय करवाऊंगा। समीर जी, भाषण जो है उम्मीद यही थी कि किस ढंग का भाषण देने वाले हैं प्रधानमंत्री, और वो साफ साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन उससे पहले अपने तमाम साथियों को जश्न आज़ादी की शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। हम हैप्पी इंडिपेंडेंस डे या स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं जो भी कहिए। 77वीं वर्षगांठ और 78वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं और ये अनवरत जारी है। लेकिन इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत सारे रोड मैप यहाँ पर दे रहे थे। रोड मैप में यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो हमेशा से कहते आए हैं वो है 2047, यानी कि 2047 में विकसित भारत की बात तो होती है, लेकिन विकसित भारत के साथ साथ अभी जो बातें आ रही थी उसमें परिवारवाद, जातिवाद से मुक्ति की बात कर रहे हैं। और इसके लिए जो परिवारवाद और जातिवाद से मुक्ति इनको राजनीति में चाहिए खासकर, और उस राजनीति में आपने देखा कि इन्होंने कहा कि 1 लाख युवाओं की फौज हमने तैयार की है और आने वाले समय में वो किसी भी पार्टी में भले जाएं, लेकिन उनका ये ऐसे युवा हैं जो जिनका कोई भी परिवार दूर दूर तक परिवार का कोई भी सदस्य राजनीति में नहीं रहा हो। एक तो ये महत्वपूर्ण बात। दूसरी बात, G20 की बैठक करवा के भारत ने एक महती भूमिका निभाई है। अभी तक G20 के देशों ने ऐसा नहीं किया जो भारत ने कर दिया। अब क्या किया इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। उसके अलावा बहुत सारी बातें, वन नेशन वन इलेक्शन की बात भी कर रहे हैं, सिविल कोड की बात भी कर रहे हैं, सेकुलर सिविल कोड की बात कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। जो कॉमन सिविल कोड की बात थी पहले, वो सेकुलर सिविल कोड की बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार पर लगाम की बात कर रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात मैं करता आया हूं और उसमें हमने काफ़ी भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई होती रहेगी। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात की, निराशा के गर्त में डूबे हुए लोग जो हैं वो भारत की छवि को खराब करते हैं। हमारे साथ अमलेंदु उपाध्याय जी भी, हमारे ऑनलाइन एडिटर, जुड़ गए हैं। अमलेंदु जी, आपका भी स्वागत करता हूं। और देखिए, बहुत सारी बातें यहां हो रही हैं। समीर जी, जरा आपका एक ओपनिंग कमेंट। इधर प्रधानमंत्री का भाषण, राहुल गांधी और तमाम वहां नेता मौजूद थे, वो हम लोगों ने देखा। और लेकिन दूसरी तरफ जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि यहाँ से जो प्रधानमंत्री के भाषण से हम लोगों ने ये जो उम्मीद की थी कि तीसरा टर्म, और इस टर्म में हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें वो बताएंगे, अपना रोड मैप बताएंगे, लेकिन वो रोड मैप यहाँ पर दिखाई देता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। समीर जी, पहले तो सभी दर्शकों को स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राजीव जी, बिल्कुल सही आपने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने तमाम बातें कही और उसमें महत्वपूर्ण बातें रही। एक तो सबसे मुझे तो ये बहुत उनका ये जो 1 लाख युवाओं को राजनीति में लाने की बात कही, मुझे बहुत अच्छी लगी, और वो भी जिनका कोई बैकग्राउंड राजनीति का न रहा हो। एक इसके पीछे सबसे जो अच्छा लगा है वो इसलिए कि राजनीति में युवाओं की दिलचस्पी बढ़े भी और एक सार्थक राजनीति, सकारात्मक राजनीति वो करें और आए, राजनीति में दिलचस्पी लें। इसको भी एक फुल टाइम प्रोफेशन समझें, क्योंकि इधर बीच राजनीति का मतलब ये होने लगा है कि इसमें अच्छे लोग नहीं आते या फिर ये खराब फील्ड है। इस तरह की बातें बहुत सुनने में आती रही हैं और काफ़ी उसमें सच्चाई भी है। तो अच्छी बात है कि ये आए। पर जिस तरह से अगर देखा जाए तो मैंने 3 चीज़ें नोटिस की हैं। एक तो प्रधानमंत्री जी ने बार बार ये कहा कि, और जब से नई सरकार बनी है, चूंकि ये तीसरी जो उनकी सरकार है उसका ये पहली बार उन्होंने ध्वजारोहण किया है लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री के तौर पर, ये तीसरी सरकार में। इसमें उन्होंने फिर ये इस बात को दोहराया और 4 जून के बाद से लगातार दोहरा रहे हैं कि वो 3rd टर्म उन्होंने प्रधानमंत्री के पद पर उन्होंने शपथ ली है और कार्यकाल अपना शुरू किया है। इस चीज़ को जब मतलब इसमें वो बताना ही चाहते हैं मजबूती के साथ। दूसरी बात ये कि 3 गुने ज़्यादा ताकत से और उत्साह से और क्षमता से वो काम करेंगे अभी तक जितना कर रहे थे। यानी अब अगर किसी को ये आशंका लग रही हो कि प्रधानमंत्री जी अब उम्र की ओर बढ़ रहे हैं और अब वो शायद रिटायरमेंट लेंगे, रोकना चाहूंगा थोड़ा सा। आप विजुअल्स अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमूमन उतरते थे पहले और लोगों के बीच जाते थे, लेकिन इस बार लोगों के बीच न जाकर वो सीधे वहां से गाड़ी में बैठे और निकल गए हैं। ये तस्वीरें आ रही हैं, या ये आप देख रहे हैं, शायद नहीं, ये पीछे
के रास्ते से अब आगे आकर शायद यहाँ लोगों के बीच जाए, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी तक गाड़ी में बैठकर, कार में बैठकर प्रधानमंत्री बाहर नहीं आते थे। शायद ये दरवाजा पीछे से है, जो भी है, लेकिन यहाँ से अब आगे बाहर आते हुए अब बाहर लोगों के बीच, जो श्रोता और जो इन्वाइटीज हैं यहाँ पे, उन लोगों के बीच शायद पहुंचेंगे, लोगों से मुलाकात करें, ये भी हो सकता है। लेकिन इनका काफिला आगे बढ़ रहा है, ये दिखाई दे रहा है। जी, तो ठीक कह रहे हैं आप। और राजीव जी, उसी में आगे अपनी बात को मैं बढ़ाऊंगा कि पहली बात तो ये कि उन्होंने अपने जो थर्ड टर्म में आने की बात कही, मजबूती के साथ उस बात को फिर से दोहराया, कई बार दोहराया। दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि अब ये 3 गुना ज्यादा काम करेंगे, यानी जिनको लग रहा हो कि वो उम्र की ओर अब बढ़ रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा संदेश है कि प्रधानमंत्री की ऊर्जा में, उत्साह में और उनकी जो जिस तरह से वो कार्य करते हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं आने वाला है उनके मुताबिक। और तीसरी बात कि तमाम चीजों में पहले कुछ समय में जो उन्होंने लक्ष्य दिया था 2022, एक कई सारी चीजों का टारगेट दिया था, अब उन्होंने उस लक्ष्य को बढ़ाकर किया है कि 2030, कई चीजों को कि इस टारगेट को हम 2030 तक हमको अचीव करना है। तो ये एक बड़ा संदेश उन लोगों के लिए भी है जिनको अब ये उम्मीद होगी कि शायद 10 साल 11 साल के बाद और अब की बार सरकार में बहुमत न पाने के बाद प्रधानमंत्री जी किसी भी तरह से वो रिटायरमेंट की सोच रहे होंगे, तो उनको एक निराशा जरूर ये लगी होगी, पता चला होगा, निराश हुए होंगे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि वो पूरी ऊर्जा के साथ, उत्साह के साथ काम करेंगे, वो चीज़ें उन्होंने बता दी। और इसमें जो सबसे खास बात ये रही कि प्रधानमंत्री जी का जो भाषण पिछले 10 साल से लगातार होता आया है, उसका जो तरीका था और जो उसका कंटेंट था, उसमें मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बदलाव कोई नहीं है। राजनीतिक दलों को या कह लीजिए कि विरोधी दलों को एक तरह से उन्होंने विकृत मानसिकता जैसी बात कही, आलोचना करने वालों को। कहने का मतलब यह है कि उनकी निगाह में राजनीतिक विरोधी वो एक तरह से देश विरोधी हैं, बिल्कुल समझा जाता है। बिल्कुल समीर जी, अब प्रधानमंत्री कुछ युवाओं के बीच, नौजवानों के बीच पहुंच गए हैं, ये दिख रहा है साफ तस्वीरों में। दूसरी तस्वीर में आप देख रहे हैं, यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिभाषण हुआ दोस्तों, और जो साथी बाद में जुड़े हैं इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है, इस्तकबाल है। और सबसे ज्यादा जो सबसे बड़ी बात कि आज आज़ादी का जश्न, और जश्न आज़ादी मुबारक हो आप सबको। और उसके साथ साथ जो महत्वपूर्ण बात कि प्रधानमंत्री ने यहाँ जो भाषण दिया है, उस भाषण से क्या कुछ निकल के आया, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ 2 साथी मौजूद हैं। समीर जी से आप परिचित हैं ही, और अमलेंदु जी से भी परिचित हैं ही। अमलेंदु जी के पास एक बार चलते हैं। अमलेंदु जी, ओपनिंग कमेंट आपका, क्या कुछ आपने देखा, क्या क्या प्रधानमंत्री के भाषण से निकल के आता है? और 11वीं बार लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दिए, और पिछली बार उन्होंने वादा किया था कि अगले साल भी लाल किले की प्राचीर से मैं ही भाषण दूंगा। उन्होंने ही भाषण दिया, लेकिन उनके भाषण में एक दंभ दिखाई दे रहा था, एक अहंकार जो है राजनेता का, अब तक इस कद पे पहुंच जाने के बाद जो नहीं होना चाहिए, जिसकी उम्मीद हम लोग करते हैं, लेकिन वो भी दिखाई दे रहा था। अमलेंदु जी। राजीव जी, एक तो आज प्रधानमंत्री का भाषण जो था वो चुनावी भाषण ही प्रतीत हो रहा था, और ये मालूम पड़ रहा था, एक तो जैसे उन्होंने बजट की बहुत सारी बातें बताई कि बजट में जो निर्मला सीतारमण ने घोषणा कर दी, तो वो घोषणाएं फिर से उन्होंने पढ़कर सुनाई कि बजट में क्या क्या कहा गया है। यानी निर्मला सीतारमण के भाषण को थोड़ा उन्होंने लाल किले की प्राचीर से पढ़ने का काम किया। दूसरा, उनकी निगाह में झारखंड का चुनाव भी रहा। राजीव जी, जिस तरीके से बिरसा मुंडा की जयंती मनाने की बात की गई, तो उससे साफ समझ में आ रहा था कि झारखंड चुनाव जो है वो वहाँ से साधा जा रहा है। और एक जो बात और थी महत्वपूर्ण राजीव जी, वो ये थी कि राहुल गांधी जो कहते रहे थे चुनाव के दौरान, उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वाले आदिवासियों को वनवासी कहते हैं। वो प्रधानमंत्री या पता नहीं झोंक में कह गए या तैयारी के साथ उन्होंने कहा कि आदिवासी जंगल में रहने वाले लोग, मतलब जिनके लिए काम किया गया है, उन्होंने बताया उन्होंने कि आदिवासी जंगल में रहने वाले लोग। तो एक तरीके से ये स्वीकारोक्ति सी हो गई कि आदिवासियों को वो वनवासी जो कहते हैं, तो उसके पीछे मंशा क्या रही होगी, ये भी समझ में आया राजीव जी। कुल मिलाकर अगर देखा जाए प्रधानमंत्री का पूरा भाषण, तो एक तरीके से ये भी समझा जा सकता है कि क्या ये मध्यावधि चुनाव की आहट भी थी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जो भी बातें की राजीव जी,
वो एक तरीके से पूरी सारी चुनावी बातें ही थी, और कहीं भी कोई रोड मैप जो था वो नहीं था। आप ठीक है विकसित भारत की बात कर रहे हैं 2047 की, 2030 तक बहुत सारे लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं, लेकिन वो लक्ष्य क्या है, जिन सपनों और आकांक्षाओं को आप बता रहे हैं, वो सपने आखिर क्या हैं, आकांक्षाएं क्या हैं, ये प्रधानमंत्री के भाषण में कहीं नहीं था। सिर्फ एक तरीके से कहा जाए कि वो जलेबी जो थी वो छानी गई। कवि हुए हैं शमशेर राजीव जी, उन्होंने लिखी कविता कि गीत गज़ल है फिल्मी लय में शुद्ध गलेबाजी से शमशेर। तो ये शुद्ध गलेबाजी जो थी राजीव जी, वही थी। वो शब्दों का हेरफेर जो था वो इधर से उधर था। बाकी भाषण में क्या था ये प्रधानमंत्री ही समझते होंगे कि आखिर उनके भाषण में क्या था। राष्ट्र का लगभग 1.5 घंटे का समय बर्बाद करने की कोई आवश्यकता थी नहीं इतनी बातें कहने के लिए। राजीव जी, ये पीआईबी की प्रेस विज्ञप्ति भी कर सकती थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, पीआईबी की प्रेस विज्ञप्ति भी कर सकती थी। लेकिन ये दो महत्वपूर्ण बातें, एक तरफ विपक्ष पर प्रहार करते हुए नरेंद्र मोदी यहां नजर आते हैं, दूसरी तरफ चुनावी भाषण देते हुए नरेंद्र मोदी नजर आते हैं समीर जी। और इन सब के बीच जो अमलेंदु जी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक आहट मध्यावधि चुनाव की यहां इनके भाषणों से दिखाई देती है, और दूसरी तरफ विपक्ष पर जब प्रहार करते हैं तो वो आहट और भी ज्यादा यहां उभर कर सामने आती हुई दिखाई देती है। और दूसरी तरफ एक रोड मैप की जब बात कर रहे हैं तो उस रोड मैप में कोरोना काल का जिक्र आप करते हैं। आप कहते हैं कि अभी तक विदेश पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स जो जाते थे, मेडिकल स्टूडेंट्स 25,000 जाते थे, और हमारे यहां उसको हम विकसित करेंगे और अब 75,000 स्टूडेंट्स अगले 5 साल में उसका कोटा बढ़ाएंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप कितने हॉस्पिटल बनाएंगे इसकी बात नहीं कर रहे हैं। और इनका शुरुआती भाषण देखिए समीर जी कि लगातार ये प्रहार करते ही नजर आए। 10 साल बाद भी 11वां भाषण आप दे रहे हैं, और तब भी आप पहले जो नहीं होता था उसका जिक्र कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि भारत पहले कुछ था ही नहीं, भारत अपने दम पर खड़ा था ही नहीं, और हमने खड़ा किया है। और जो खड़ा किया है उसको जब दावे आप कर रहे हैं, उन दावों में कितना दम है ये तो साफ देखा जा सकता है समीर जी। जी बिल्कुल, ये सही बात है। अगर मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो चूंकि मुझे याद आ गया, कुछ तस्वीरें आ गई चुनाव के समय की कि किस तरह के मेडिकल कॉलेजेस हमारे यहाँ बने हुए हैं, कि उद्घाटन हो जा रहा है, शिलान्यास हो जा रहा है, लेकिन कई साल बाद तक वहाँ पर ईंट पत्थर भी नहीं पड़ रहे, और जो बने भी हैं, जिनको दिखाया भी जा रहा है, वहाँ क्या स्थितियाँ हैं, वो मेडिकल की शिक्षा देने में कितने समर्थ हैं। स्थिति ये है कि आज की तारीख में भी जो दिल्ली का एक एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पूरे देश में कई इस बीच में, और दावा किया जाता है, सरकार उन उपलब्धियों को अपनी गिनाती भी और है भी, कई एम्स बने हैं, लेकिन कोई भी एम्स क्या उस तरह का है, या तमाम जगहों से जहां वो एम्स बने हैं वहां से क्या दिल्ली के एम्स में लोग इलाज के लिए अब नहीं आते हैं। तो ये भी सोचने वाली बात होगी कि हम किन चीज़ों को बना रहे हैं, उसकी गुणवत्ता क्या है और उसकी अहमियत कितनी है, कितना उपयोगी है। दूसरी बात ये जो कहा अमलेंदु जी ने, बिल्कुल सही है कि ये दिखा रहा है कि अभी भी चुनावी मोड में है, और एक आहट दिख रही है कि शायद मध्यावधि चुनाव की, जिसमें वो विपक्ष पर हमलावर है। तो विपक्ष पर तो वो किसी भी भाषण में, जैसा मैं समझ रहा हूँ कि वो हमलावर दिखते हैं। कारगिल में सैनिकों के साथ जब वो बातचीत करते हुए हैं तो वहाँ भी वो विपक्ष को घेरे में लेने से नहीं चूकते हैं। तो एक इन स्थितियों में, यानी किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में भी अगर वो विपक्ष पर प्रहार कर रहे हैं तो ये तो एक बड़ा मंच है, एक बड़ा मौका है, 1.5 घंटे उनको बोलना है तो उस पर करेंगे ही। लेकिन मुझे इन चीज़ों पर, ये जो आप बार बार अपनी ताकत को भी बता रहे हैं कि मैं और भी ज़्यादा मजबूत हुआ हूँ, 3 गुना ज़्यादा काम करूँगा, 24/7 काम करूँगा, और उसके अलावा कि ये बार बार बताने की कोशिश की तीसरी बार हम आए हैं, ये सारी चीज़ें ये बता रही हैं कि इसका मतलब ये वो सवाल हैं जिनका उत्तर प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, जो उनसे पूछे जा रहे हैं गाहे बगाहे। तो जाहिर तौर पर ये एक आहट दिखाई पड़ रही है, और जो एक विवशता है एक अल्पमत सरकार चलाने की, वो भी दिखाई पड़ रही है, कामों में दिखाई पड़ रही है। बजट का उन्होंने उल्लेख किया, उसमें दिखाई पड़ रही है, और पिछला जो एक सेशन बीता है संसद का, वहाँ भी हम लोग देख रहे हैं। और इसीलिए उस चीज़ को बार बार बता भी रहे हैं कि ऐसा ना हो कि जो हमारी कमज़ोरियाँ दिख रही हैं, सरकार की कमज़ोरियाँ दिख रही हैं, उसे लोग वास्तव में स्वीकार कर लें। लेकिन स्वीकार तो करेंगे ही, वो तो सबको पता चल रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ऐसा नहीं कि आप जो कह देंगे वही लोग स्वीकार कर लेंगे, बहुत सारी बातें की। लेकिन अब आप ईमानदारी का सर्टिफिकेट सभी अपने को देते हैं। कोई, मुझे आज तक ये नहीं दिखाई पड़ा कि अपने को कोई भी नेता जिसने कहा हो कि वो भ्रष्ट है।
मैं भ्रष्ट हूं, कोई इस तरह से बोला हो, तो खुद को तो ईमानदार सब बताएंगे, लेकिन जब आपके ऊपर इतना बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप सीधे तौर पर लग रहा है, विपक्ष लगा रहा है, विदेशी रिपोर्ट्स में उनका उल्लेख हो रहा है, हिंडनबर्ग का मैं जिक्र करना चाह रहा हूं, और उसमें सीधे तौर पर प्रधानमंत्री के ऊपर आक्षेप लग रहे हैं, इन स्थितियों में आप अपने को एक ईमानदारी का सर्टिफिकेट खुद दे रहे हैं इतने बड़े मंच से, तो बड़ी एक अजीब सी स्थिति होती है, सोचने वाली बात होती है, और पिछले 10 साल से आप लगातार यही कर रहे हैं। दूसरी बात राजीव जी, एक और मैं उल्लेख करना चाहूंगा, वो भी उन्होंने फर्स्ट डे से ही, जब से पीएम बने हैं तभी से कर रहे हैं कि सारे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ बहुत से उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए, जिसका लबोलुआब ये था कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ इनका अभियान जारी रहेगा और भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, यानी सारे भ्रष्टाचारियों को आप अपनी पार्टी में लेते आएंगे, जो जिस तरह से रिकॉर्ड रहा है। तो ये सब चीज़ें वो है कि जो प्रधानमंत्री जी की बातों में कोई नयापन हो, कोई बहुत एक जिसको कि उल्लेखनीय चीज़ हो, ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है। और इसकी बात अभी कल हम लोग चर्चा भी कर रहे थे कि प्रधानमंत्री जी क्या बोलेंगे। मुझे लगता है वो सारे पॉइंट्स लगभग वही आए जिनकी हम लोगों ने चर्चा की थी कि इस पर बोलेंगे, इस पर बोलेंगे, इस पर बोल सकते हैं, उन सारी चीज़ों पर। तो एक आपका एक सेट फॉर्मेट बन गया है कि आपको किस पर बोलना है। उपलब्धियों के नाम पर आप जो बता भी रहे हैं उनमें कोई सार्थक उपलब्धियां नहीं दिखाई पड़ रही हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें आपने बनाई, लेकिन सड़कों का भी क्या हाल है, किस तरह से वो एक बरसात नहीं झेल पा रही हैं। ऐसी सड़कें जो अभी 1-2 साल पहले की बनी हैं, कुछ महीने पहले की बनी हैं, और इमारतें गिर जा रही हैं। तो लेकिन आप जो 1947 के बाद का जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट रहा है उसकी आप आलोचना कर रहे हैं। तो ये ठीक है कि आपकी निगाह में फिर आज उन्होंने दोहराया कि 1000 साल की गुलामी से हम आज़ाद हुए। ये आपकी अपनी सोच है कि आप 1000 साल की गुलामी से आज़ाद हुए। सच्चाई है कि 15 अगस्त जो हम मनाते हैं वो 1000 साल की गुलामी से नहीं, अंग्रेज़ों की गुलामी से जो हमको आज़ादी मिली उसके खिलाफ बड़ा संघर्ष सब लोगों ने किया, आज़ादी मिली। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं कि आप उपलब्धियों को गिनाइए, लेकिन इन उपलब्धियों का रिजल्ट क्या आता है कि हमारे देश को के 80 करोड़ लोगों को सरकारी राशन पर जीना पड़ रहा है, और वो भी सरकार की उपलब्धि है। तो ये भी देखना होगा कि ये इन उपलब्धियों का परिणाम क्या निकल रहा है। सही आप कह रहे हैं, बहुत सारी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद थी कि अगला रोड मैप क्या होगा, आगे आप 5 साल तक देश को किस राह पर ले जाना चाहते हैं, और उसमें आपका चलिए बजट अभी अभी आपने पेश किया है। अमलेंदु जी बता भी रहे थे कि बजट को इन्होंने दोबारा सामने रखा, लेकिन उसी में जो आपका जो देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको डेवलप करना, देश में बेरोजगारी को कैसे खत्म करेंगे, गरीबी महंगाई को कैसे खत्म करेंगे, इस पर कोई बातचीत हो, देश में बढ़ती जनसंख्या पर बात हो, देश में और भी बहुत सारी ऐसी तकलीफें और ऐसी मुसीबतें हैं जिसको आप दूर कैसे करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप क्या उपाय कर रहे हैं, इन सब का जिक्र करते हुए नरेंद्र मोदी नजर नहीं आते हैं। G20 पर अपनी पीठ बार बार थपथपाते हुए नजर आते हैं। G20 का जिक्र जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है कम से कम इन्होंने अपने इस भाषण में अलग अलग पड़ाव में 4 बार किया है इन्होंने, और बार बार उन्होंने यही कहने की कोशिश की कि G20 में जो उपलब्धि गिनाने की बात कर रहे थे उसमें ये कि जो काम दूसरे G20 देश जो दूसरे देश हैं वो नहीं कर पाए वो हमने किया, और ये बताते हुए वो अपने जो हमारे देश की जो अगर दूसरे देशों से किस तुलनात्मक बात हो तो फिर समीर जी यहाँ सही है कि हम वहाँ अपने आप को ऊंचा दिखाने की कोशिश करते रहे हैं, और दिखाना भी चाहिए, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि जब आप अंदर और बाहर झांकने की कोशिश करते हैं, जब देश और विदेश की तरफ जाते हैं, तो आपके पड़ोसी देशों के साथ कैसे संबंध हैं। बांग्लादेश का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और खासकर हिंदुओं के साथ जो हो रहा है इसका जिक्र आप करते हैं, लेकिन वही चीज आप अपने देश में अपने अल्पसंख्यकों के साथ में जो आप के राज्य में होता रहा है उसको लेकर जो गारंटी देनी चाहिए वो गारंटी यहां नदारद दिखाई देती है। तो बहुत कुछ यहां पर उसके अलावा निराशा के गर्त में कुछ लोग डूबे हुए हैं बताते हैं, विकृत मानसिकता के लोग हैं, और ये सीधा का सीधा हमला विपक्ष के ऊपर था। और हमारी नेक नियत और ईमानदारी के कारण हमने यहाँ, और संविधान का जिक्र भी आता है, और संविधान का जिक्र जब भ्रष्टाचार की बात करते हैं तब आता है, जब सिविल कोड की बात आप करते हैं, सामान्य नागरिक संहिता की बात करते हैं जिसको सेकुलर सिविल कोड कह रहे हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट का जिक्र भी करते हैं
कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है कि सिविल कोड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे वो खुद को बचते बचाते नजर आते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन की जब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, कई लोगों ने ऐसे हमें रिपोर्ट दिए हैं। इन्होंने खुद एक कमेटी बनाई, आपको याद होगा, उस कमेटी को की अध्यक्षता कर रहे हैं पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, और उन्होंने जो रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करके और उसके साथ साथ कम से कम कुछ नहीं, आज से ही शुरुआत कर दें। 4 राज्यों में चुनाव होना है, उन चारों राज्यों के चुनाव एक साथ करवा लें, ये ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अमलेंदु जी क्या कुछ कहेंगे? कुछ पॉइंट्स है जो मैं रख रहा था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर खूब चर्चा होनी चाहिए, और कम से कम इतना जरूर कि आप बार बार लाल किले की प्राचीर से सिर्फ और सिर्फ एक ही काम करते हैं कि पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया और विपक्ष कुछ नहीं करने देता है। इसके अलावा, रोना गाना के अलावा आप कुछ कहते नहीं है। पिछले 10 साल के भाषणों को उठा लीजिए, कैसे देखा जाए इन तमाम चीजों को, और कैसे देश को आप 2047 की बात करते हैं, 2047 की बात करते हैं, विकसित भारत की बात करते हैं, उस राह पर हमारा देश कहां तक आगे बढ़ा है, इसकी चर्चा तो जरूर होनी चाहिए, पूछा जाना चाहिए ये सवाल। राजीव जी, एक तो प्रधानमंत्री ने आज भी भारत का अपमान करने की कोशिश की, जब ये उन्होंने कहा कि पहले ऐसा माहौल होता था, लोग ऐसा सोचते थे, ऐसा होता था। मतलब उन्होंने एक तरीके से जो स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां हैं उनको नकारने की कोशिश की, और ये बताने की कोशिश की कि स्वतंत्र भारत की कुछ उपलब्धियां हैं ही नहीं, और 70 साल जो राष्ट्र ने प्रगति की वो प्रगति कुछ मायने रखती ही नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ हुआ है वो मोदी जी के समय में हुआ है, बाकी तो प्रगति कुछ हुई नहीं है। यहाँ तक कि अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी कोई प्रगति नहीं हुई, उनका ये मानना है, ऐसा लगता है उनके बातों से, राजीव जी। दूसरा, जो उन्होंने बहुत सी बातें की जो मतलब विरोधाभासी बहुत सी बातें थी। एक तो जैसे उन्होंने कहा कि वो 10 करोड़ महिलाओं को जो स्वयं सहायता समूहों के जरिए कुछ मदद दी गई और उनको बाहर निकाला गया। अगर 10 करोड़ महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों की तरह से मदद दी गई, उनको आत्मनिर्भर बना दिया गया, तो ये 80 करोड़ कौन से लोग हैं जिनको ये 5 किलो अनाज दिया जा रहा है? तो ये विरोधाभास जो था वो साफ तौर से प्रधानमंत्री की बातों में दिखाई पड़ा। दूसरा, प्रधानमंत्री ने कहा, मुझे पता नहीं वो गणित की कमजोरी है या गणित उनका ज़्यादा अच्छा है एंटायर पॉलिटिकल साइंस की तरीके से, उन्होंने कहा कि हर सरकार जो है वो साल में 2 रिफॉर्म करने की ठान ले, हर 6 महीने में एक रिफॉर्म करना है, केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकारों को भी। फिर उन्होंने बताया कि अगर ऐसा कर लेंगे तो साल में 20-25 लाख रिफॉर्म्स हो जाएंगे। अब ये कौन सा गणित है राजीव जी कि अगर सारी राज्य सरकारें और केंद्र सरकार मिलकर के साल में अगर 2 रिफॉर्म कर लें तो ये 20-25 लाख रिफॉर्म्स हो जाएंगे? ये गणित मेरी समझ में नहीं आया। वैदिक गणित में भी इस तरीके का कुछ नहीं है। ये प्रधानमंत्री का कौन सा गणित है, ये थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि अगर हर राज्य सरकार और केंद्र सरकार साल में 2 रिफॉर्म कर ले तो देश में जो है 20-25 लाख रिफॉर्म्स हो जाएंगे। बहरहाल ये प्रधानमंत्री का अपना गणित हो सकता है, हम लोग थोड़े कम पढ़े लिखे हैं तो हमारे दिमाग के ऊपर से निकल गया है ये गणित प्रधानमंत्री ने जो हम लोगों को बताया। दूसरा, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई की बात की, बहुत अच्छी बातें प्रधानमंत्री ने की। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री अब सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी से निकाल कर बाहर कर देंगे, और लाल किले का इस्तेमाल उन्होंने इसके लिए किया है, ये बताने के लिए कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ वो कार्रवाई करते रहेंगे। तो जाहिर सी बात है कि यह संदेश उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों के लिए भी दिया है। फिर उन्होंने कहा कि कुछ लोग निराशा के गर्त में डूबे हुए हैं और जो काम नहीं करने देते हैं, तो ये उनका इशारा राजीव जी अपनी पार्टी के ही लोगों की तरफ होगा, क्योंकि वहाँ निराशा बहुत कुछ देखी जा रही है। और एक बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब जो है वो चिंतित बहुत ज़्यादा इसलिए है कि पार्टी बूढ़ी होती जा रही है। ये समस्या पार्टी के सामने आ रही है, क्योंकि सारे नेता पार्टी के जो हैं, जो सेकंड लाइन लीडरशिप है, प्रथम लाइन की लीडरशिप प्रधानमंत्री के समेत, वो सब 70 के आसपास पहुंच रहे हैं। सबसे कम उम्र के जो लीडरशिप में है वो अमित शाह हैं, वो भी 59 साल के हो चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो निराशा में डूबी हुई है कि सेकंड लाइन की लीडरशिप तैयार नहीं हो पा रही है और कायदे का नेतृत्व नहीं मिल पा रहा है। तो ये चिंता प्रधानमंत्री की लाल किले से दिखाई दी जब उन्होंने कहा कि वो कई लाख युवाओं को आगे लेकर के आएंगे और पार्टी में मतलब राजनीति में लेकर आएंगे, बढ़ाएंगे। तो ये चिंता जो थी वो उनकी यही साबित कर रही थी कि भारतीय जनता पार्टी बूढ़ी होती जा रही है, ये शायद समझा जा सकता है। तो चिंताएं प्रधानमंत्री की बहुत सारी थीं, अपनी पार्टी को लेकर की थी, खुद के नेतृत्व को लेकर के भी थी, और जो राष्ट्र के सामने चुनौतियां हैं उनको लेकर के भी चिंताएं तो थीं। लेकिन उन चिंताओं का हल क्या होगा, आप उसके लिए क्या रोड मैप दे रहे हैं? 2047 का जो आपका विकसित भारत का विज़न है, वो विकसित भारत किस तरीके का होगा, उसके लिए क्या आप काम करेंगे, क्या बजट एलोकेशंस हैं, क्या आपकी योजनाएं हैं जिससे चल के भारत विकसित होगा, इस बारे में कोई भी रोड मैप प्रधानमंत्री के भाषण में नहीं था।
15 अगस्त का खास तौर से राजीव जी भाषण जो होता है किसी भी प्रधानमंत्री का, अब तक हम लोगों ने यही देखा, कई प्रधानमंत्रियों के हमने भाषण सुने हैं और अपनी याददाश्त में हमने जो है वो बहुत से प्रधानमंत्रियों सुने, इंदिरा गांधी से लेकर के और राजीव गांधी और वीपी सिंह, सबके हमने भाषण सुने हैं। सबके भाषण में कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोड मैप होता था कि भारत आने वाले समय में ये करेगा और भारत के सामने ये लक्ष्य है। आज प्रधानमंत्री के भाषण में लक्ष्य कहीं कुछ नहीं था कि किस लक्ष्य को प्राप्त किया जाना है। विकसित भारत बनेगा, ये तो ठीक है विकसित भारत बनेगा, लेकिन वो विकसित भारत कैसा होगा, वो विकास के प्रतिमान क्या होंगे, वो विकसित भारत में आम जनता की भूमिका क्या होगी, $5 ट्रिलियन की अगर इकोनॉमी बनती है तो वो उसमें आम नागरिकों की क्या भूमिका होगी, ये कहीं कुछ भी उनके भाषण में नहीं था। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एक चुनावी भाषण जो था वही साफ नज़र आया और खोखला भाषण एक तरीके से कह सकते हैं, जिसमें भारत की चिंताएं कहीं नहीं थी। सपने थे लेकिन वो सपने थे, आकांक्षाएं थी लेकिन वो सपने भी नहीं बताया गया कि सपने आखिर आपके हैं क्या। भाई देश आकांक्षा से भरा हुआ है लेकिन वो आकांक्षाएं देश की क्या हैं, इस पर कोई विचार नहीं था। सपने आप बता रहे हैं कि सपने देश देख रहा है, लेकिन वो सपने क्या देख रहा है ये भी उस भाषण में कहीं नहीं था कि देश आखिर सपने देख क्या रहा है। तो एक तरीके से सिर्फ शब्दों का जो था वो माया जाल बुनने की कोशिश थी लगभग 1.5 घंटे के भाषण में राजीव जी। बिल्कुल, लगभग 1.5 घंटे के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या कहा है और उसके क्या मायने हैं, इसी पर हम बात कर रहे हैं। बहुत कुछ यहाँ पर चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे साथी प्रशांत टंडन जी। प्रशांत जी, आपका स्वागत करता हूं और आजादी की सालगिरह आपको भी मुबारक। और सबसे बड़ी बात कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण, सबसे ज्यादा इंतजार इस भाषण का इसलिए था क्योंकि तीसरी बार सत्ता पर काबिज हुए हैं। 303 वाले प्रधानमंत्री नहीं बल्कि 240 वाले प्रधानमंत्री हैं, इसलिए भी इस भाषण से क्या कुछ निकल के आएगा, कैसा भाषण होगा, क्या वही जोश खरोश के साथ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण यहां लाल किले की प्राचीर से होगा या यहां कुछ और होगा, एक रोड मैप होगा। बहुत सारे सवाल, बहुत सारी बातें कल रात को जब न्यूज पॉइंट हम कर रहे थे तब भी इसकी चर्चा कर रहे थे। और लेकिन आज क्या कुछ आपने देखा, क्या कुछ आपको समझ में आता है, क्या यहां से वो रोड मैप दिखाई देता है जो प्रधानमंत्री के रूप में और तीसरी बार काबिज अपने आप को कह रहे थे प्रधानमंत्री की 60 साल में पहली बार हुआ है कि कोई तीसरा कार्यकाल, तीसरी बार अपने कार्यकाल पर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज हुआ है, वो मैं हूं, ये बात कहते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। यानी एक गर्व भी है और एक अभिमान भी है नरेंद्र मोदी को, ये दिखाई दे रहा है। लेकिन साथ साथ आगे क्या कुछ करना है, ये रोड मैप और वो छूटता हुआ नजर आता है, कैसे देखें? आजादी की सालगिरह आप सबको, राजीव जी और अमरेंद्र जी को, आपको सबको मुबारक और हमारे दर्शकों को भी, समीर जी को मुबारक, दर्शकों को भी मुबारक। लेकिन आज प्रधानमंत्री का भाषण मैंने सुना और इस वजह से सुना कि तीसरी बार जो उन्होंने जिक्र किया कि तीसरी बार वो लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार बोल रहे थे, इस उम्मीद से कि शायद कुछ नया विजन सामने आएगा, वो निराशा लगी थोड़ी सी। लेकिन कुछ नई चीजें जरूर वहां पे दिखाई दी। पहली बात कि मोदी साहब ने अपने तमाम समर्थकों को निराश किया कि उन्होंने ये माना कि आज़ादी सन 47 में मिली थी और उनका भाषण 2014 में नहीं मिली थी, सन 47 में देश आज़ाद हुआ था। दूसरा, उन्होंने जो ज़्यादा फोकस इस बार जो था वो इस बात पर था राजीव जी कि अंग्रेजों से लड़े हम। अभी तक प्रधानमंत्री इस बात को स्वीकार नहीं करते थे कि भारत के लोग अंग्रेजों से लड़कर आज़ादी प्राप्त की। वो हमेशा 1000 साल की गुलामी की बात करते थे। आज उस भाषण में थोड़ी तब्दीली थी, शायद जो 240 की संख्या का असर था, तो कि आज उन्होंने अंग्रेजों से संघर्ष का जो है वो शुरुआत वहाँ से की। तो ये एक अच्छी बात है कि उन्होंने स्वीकार किया कि इस देश के लाखों करोड़ लोग 200 साल की अंग्रेज की गुलामी से लड़कर आज़ाद हुए। कुछ और रेखांकित करने वाली बातें थी। उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन की बात की भाषण के बिल्कुल अंतिम सिरे में। अब उस पर पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी की कमेटी की भी चर्चा की उन्होंने
अब वो कैसे होगा उसका कोई रोड मैप नहीं है। तो किन किन राज्य सरकारों को भंग किया जाएगा, वो इलेक्शन कब होंगे, तो ये सारा, क्योंकि एक इलेक्शन लोकसभा का कराया जो लगभग 1.5 महीने से भी ज़्यादा समय तक चला इलेक्शन कमीशन का, और इलेक्शन कमीशन की कार्यकुशलता पर, एफिशिएंसी पर, उनकी ईमानदारी पर तमाम सवाल खड़े हुए। अब अगर सभी राज्यों का और केंद्र का लोकसभा का इलेक्शन अगर एक साथ होगा तो इलेक्शन कमीशन की कार्यकुशलता क्या है ये देखना होगा। एक उन्होंने जो बात थोड़ी सी अजीब सी लगी मुझे, और मुझे लगता है कि शायद ये बात उन्होंने की अपने पॉलिटिकल एजेंडा की, कॉमन सिविल कोड। लेकिन कॉमन सिविल कोड की बात अगर उन्होंने लाल किले के प्राचीर से की है राजीव जी, और उनकी सरकार गठबंधन की सरकार है, तो ये मैं मान के चल रहा हूं कि कॉमन सिविल कोड पर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की सहमति है। उनकी बिना सहमति के ये बात वो नहीं कहेंगे। अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने टीडीपी और जेडीयू और बाकी घटक दलों को उस पर अपनी राय रखनी चाहिए कि उन्होंने ये सहमति कब दी, कितनी दी, कैसी है, उसका क्या, किस लोकसभा के सत्र में वो संविधान संशोधन आएंगे कॉमन सिविल कोड के लिए। लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि प्रधानमंत्री इतनी बड़ी बात लाल किले से बिना सहयोगी दलों के सहमति के नहीं करेंगे। एक दो बातें और बड़ी रेखांकित करने वाली हैं उनकी, प्रधानमंत्री जी की। उन्होंने ये कहा कि हम नीतियां लागू करेंगे और नीतियां लंबे समय के लिए होती हैं, वो पिंक प्रेस के एडिटोरियल के लिए नहीं होती। ये इसका एक पृष्ठभूमि है कि उन्होंने क्यों कहा। पहले दर्शकों को हम बता दें कि पिंक प्रेस कहा जाता है जो पिंक कलर के न्यूज प्रिंट में अखबार छपते हैं, जो बिजनेस अखबार होते हैं, जिसमें इकोनॉमिक टाइम्स है, बिजनेस स्टैंडर्ड है, ये प्रमुख, फाइनेंशियल एक्सप्रेस है, ये बड़े अखबार हैं। इन सभी बड़े अखबारों ने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर लंबे लंबे एडिटोरियल लेख छापे हैं। तो पिंक प्रेस के एडिटोरियल से नाराजगी जो है वो लाजमी थी, जो शायद उसको छुपा नहीं पाए प्रधानमंत्री जी। तो इसके अलावा और भी बहुत सी बातें हैं जो हम लोग चर्चा करेंगे आगे, तो इस पे आएगी और चर्चा होगी। माइनॉरिटीज के ऊपर उन्होंने बहुत, बांग्लादेश में जो हुआ है उसके ऊपर उन्होंने भाषण के अंत में बात रखी है, तो अच्छी बात है। माइनॉरिटीज की चिंता, बांग्लादेश की माइनॉरिटीज की चिंता होनी चाहिए, हम सबको भी है। हमारे देश की माइनॉरिटीज की भी चिंता उनको होनी चाहिए थी। बांग्लादेश के कार्यकारी प्रधानमंत्री तो मंदिर में चले गए, आप मणिपुर नहीं गए, आप तमाम उन हमलों पे नहीं गए जहां माइनॉरिटीज के ऊपर हमले होते हैं। तो भाषण देना और कथनी और करनी में सामंजस्य जो है वो भी आवश्यक है। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने देखी, और भी बातें हैं जो कि उन्होंने 2047 का एक बात बार बार रखी, तो हमेशा से रखते रहे वो। राजीव जी, प्रश्न ये है कि आज जो 25 साल का युवा है वो 2047 में रिटायरमेंट के करीब होगा, तब तक वो क्या करेगा? तो विकसित भारत का इंतजार करेगा, विकसित भारत का, विकसित भारत का इंतजार करे। यानी जो सरकार होती है, सरकार की पंचवर्षीय योजना होती है और एक एक साल की, एक महीने की योजना होती है। ये नहीं होता है कि हम 2047 का आपने एक उनको पकड़ा दिया झुंझुना, और वो 25-30 साल का युवा अपना पूरा जवानी बिता दे 2047 के इंतजार में, जब तक वो रिटायरमेंट की एज पे होगा। आज जो 25 साल का है, 2047 में हमारी उम्र का होगा, तो क्या करेगा उस उम्र में जाकर? कौन सा नया करियर स्टार्ट कर लेगा? तो
तो ये सारी बातें उनकी रही हैं। एक और खास बात राजीव जी हुई, थोड़ी नकारात्मकता हमेशा से रहती है, तो रही भी। परिवारवाद की बात कर चुके अमरिंदर जी। परिवारवाद में बड़ा दिलचस्प मुझे लगा कि जब परिवारवाद की बात नरेंद्र मोदी ने की राजनीति में, तो दूरदर्शन के कैमरा पर्सन ने, दूरदर्शन के न्यूज रूम ने राहुल गांधी को जूम किया। उसने राजनाथ सिंह को जूम नहीं किया, उसने वहाँ किरण रिजिजू बैठे थे उनको जूम नहीं किया, वहाँ अमित शाह बैठे थे उनको जूम नहीं किया, वहाँ पे ठाकुर को नहीं किया, अनुराग ठाकुर बैठे थे उनको जूम नहीं किया। तो परिवारवाद के बड़े सारे किरदार उस दर्शक दीर्घा में थे, लेकिन दूरदर्शन के न्यूज रूम ने ये उचित समझा कि उसी वक्त राहुल गांधी को जरूर जूम इन करके दिखाया जाए जब प्रधानमंत्री मोदी परिवारवाद की बात कर रहे हो। तो ये कुछ बातें थी जो मुझे लगा कि रेखा के इन्हीं चीजों को प्रशांत जी, इन्हीं चीजों को दुरुस्त करने की जरूरत है, क्योंकि न सिर्फ दूरदर्शन में बल्कि इस देश के कोने कोने में ऐसे नफरती तत्व इतने बैठे हुए हैं, इतने घिरे हुए हम सब हैं उन सब से, कि यहाँ इन चीजों को ठीक करने की जरूरत है। उसके लिए एक अच्छी सरकार की जरूरत है। साफ साफ शब्दों में आज आजादी का दिवस है, और लेकिन ये बात कहना इसलिए जरूरी है कि कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी सरकार हो, कम से कम नफरत फैलाने की कोशिश ना हो। चाहे संसद के अंदर जब विपक्षी दल बोलने आते हैं तो माइक ऑफ कर देना, और जब आसंदी पर बैठे हुए ओम बिरला इधर उधर या उधर धनखड़ कहते हैं कि ये मेरे पास स्विच नहीं है, तो जिनके पास स्विच है, यानी साफ साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी ऊपर स्विच दबाने वाला कोई बैठा हुआ है, और उधर ओम बिरला और धनखड़ से भी ऊपर कोई बैठा हुआ है जो स्विच को ऑफ करता है, ऑन करता है, कैमरा को जूम इन करता है, जूम आउट करता है। किस वक्त किसको दिखाना है, ये अगर इस देश में इस हिसाब से होता है तो वो आप बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट पहलू पर यहां चर्चा हम लोग कर रहे हैं। परिवारवाद, जातिवाद, इन दोनों का जिक्र बार बार कर रहे थे, लेकिन जाति आधारित जनगणना की बात नरेंद्र मोदी ने कहीं नहीं की। जाति को खत्म करने की उन्होंने बात की। परिवारवाद को खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया? परिवारवाद को खत्म करने के लिए उन्होंने साफ साफ कहा कि 1 लाख युवा नौजवानों की फौज हमने तैयार करने की कोशिश की है। ये किसी भी दल से जुड़ेंगे आगे, लेकिन इनका किसी और, इनके परिवार का कोई भी साथी या सदस्य राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं होगा। बहुत अच्छी बात है, आप लेके आइए युवाओं को। और लेकिन उससे पहले बहुत सारे यूनिवर्सिटीज हैं जहां अभी वर्षों से छात्र संघ का इलेक्शन नहीं हुआ है, कम से कम वही करवा दीजिए, ये ज्यादा जरूरी है। हर साल छात्र संघ का इलेक्शन करवाइए, वहां से जो नेता निकलते थे वो नेता देश की सेवा करते थे, आप उसको कीजिए समीर जी। ये सारी चीजें जो है ना, ये कहीं ना कहीं कुछ अपने कृत्यों को ढकने की कोशिश है, उसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन ये सबसे ज्यादा एक बहुत महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा प्रशांत टंडन जी कर रहे थे कि आखिर जब परिवारवाद का जिक्र आ रहा है तो राहुल गांधी को दिखाया जा रहा है, परिवारवाद का जिक्र आ रहा है तो राजनाथ सिंह को क्यों नहीं दिखाया जा रहा है, गडकरी उधर ऐसे बहुत सारे हैं, अनुराग ठाकुर हैं, इन तमाम लोगों को क्यों नहीं दिखाया जा रहा है? परिवारवाद का जिक्र आ रहा है, अमित शाह को दिखा दीजिए ना, उनका बेटा कहां है ये बता दीजिए, किस हैसियत से है वहां पे ये बता दीजिए। ऐसे बहुत लोग हैं जिनका जिक्र आना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये केवल परिवारवाद के मामले में ही नहीं राजीव जी, जितने भी मामले हैं, जब भ्रष्टाचार का भी कि सारे भ्रष्टाचारियों को खत्म कर देंगे, जिसकी चर्चा कुछ देर पहले हम लोगों ने की, तो वो बिल्कुल यही होता है कि हमारे साथ जो आ गया तो उनका परिवारवाद भी, उनके ऊपर ये आरोप नहीं चस्पा होगा, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप चस्पा नहीं होगा, उनके ऊपर किसी तरह का आरोप चस्पा नहीं होगा। मजेदार बात ये कि कई बार ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति पहले भ्रष्टाचार के आरोपों में उसको इतना झुलसाया गया, कई उदाहरण ऐसे हैं आपके सामने, हमारे सामने, कि वो आ गया आपके साथ, यानी आपकी पार्टी में आ गया, उसके सारे जो आरोप हैं वो धुल गए वहां पर, उसके बाद वो फिर से वापस चला गया तो उसके सारे आरोप फिर लग गए, वो फिर से भ्रष्टाचारी बना, और जब फिर वापस आ गया तो सारे, तो ये पूरी की पूरी रणनीति, पूरा उनका जो तरीका है करने का कि जितने भी आरोप है, चाहे वो परिवारवाद का हो, भ्रष्टाचार का हो, और भी जो भी है,
तो वो तब तक है उनके खिलाफ। और ये जो कैमरा पर्सन अगर ये कर रहा है कि परिवारवाद की बात आई तो किसी के ऊपर उसको फोकस करना है, तो ये भी लोगों को ये इंडिकेट किया गया होगा या फिर इस तरह से ट्रेनिंग दी गई होगी कि कहाँ कब क्या करना है। तो आप एक जैसे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि एक श्लोक याद आ रहा है मुझे कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणम व्रज, कि सब छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ। अहम तो हम सर्व याद पूरा नहीं आ रहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरणम व्रज, सारे धर्मों को छोड़कर तो मेरी शरण में आ जाओ। और उसके बाद फिर तो वही है कि आप मेरी तरफ आ जाइए तो आपके ऊपर जितने भी आरोप लगे होंगे या आपके ऊपर जो भी आपने कृत्य किए होंगे वो सारे के सारे साफ हो जाएंगे। तो बिल्कुल सही बात है कि पूरा अगर आप साथ में है, और यही हम पिछले 10 साल से देख रहे हैं कि विपक्ष का जो आरोप है, जिसको इस बार बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा भी बनाया गया, कि जो भी विपक्षी नेता हैं उनकी आवाज को कमजोर करने के लिए, दबाने के लिए जांच एजेंसियां लगा दी जाती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है और ये तमाम मामले दर्ज कर दिए जाते हैं। और उनमें से अगर कोई शामिल हो जाता है प्रधानमंत्री के साथ, उनकी पार्टी के साथ, उनकी तरफ आ जाता है तो सारे आरोप धुल जाते हैं। ये जो इस पर घिर रहे हैं तो यही सोच यही है कि हमारे साथ जो है वो सब ठीक है, और दूसरी तरफ अगर है तो उनके अंदर कोई भी अच्छाई नहीं है और सारी बुराइयां उनके साथ हैं। ये अपने आप में आप कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो सब जितने आपके नारे दिखते हैं उनको हम आपकी कार्यशैली में बिल्कुल उल्टा उसका होता हुआ देखते हैं। ये बड़ी मतलब कोई नई बात ये भी नहीं है, पिछले 10 साल से लगातार देख रहे हैं कितने परिवारों पर परिवारवाद का लगा हुआ आरोप समाप्त हो गया। आप वरुण गांधी आपकी पार्टी में है, उनके ऊपर कभी परिवारवाद का आरोप नहीं लगा कि वो भी एक परिवारवादी हैं, आप परिवारवादी थे। आपके जो सिंधिया है, बहुत सारे उदाहरण अभी आपने कई सारे नाम लिए, इन लोगों के ऊपर परिवारवाद का कोई, और आपकी पार्टी में रहते हुए जो लोग परिवारवाद चला रहे हैं, जो पहले वो परिवारवादी नहीं थे, आपकी पार्टी के भीतर ही रह करके उन्होंने वो परिवारवाद का उन्होंने चलाया है। एक्चुअली है ऐसा जी, कि इस पार्टी में एक वाद जरूर है, वो है झूठवाद। आप जितना ज्यादा झूठ बोल सकते हैं बोलते रहिए, और उसको जितना कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए उतना बेहतर है, और उसके साथ साथ लोगों को उसमें बरगलाते जाइए, लोगों को बताते जाइए कि यही होता है। आप 2014 से पहले देश को आजाद ही नहीं मानते थे, कम से कम आज आपने 1947 का जिक्र किया, आज आपने ये बताया कि संविधान के 75 वर्ष होने जा रहे हैं, कम से कम इतना तो मान रहे हैं कि संविधान की जो स्थापना हुई वो उसके 75 साल पूरे होने जा रहे हैं। चलिए इतना तो है जो बात प्रशांत टंडन जी भी कह रहे थे। अमलेंदु जी, कैसे देखा जाए इस परिवारवाद का जिक्र करके, छेड़ के, और जातिवाद का जिक्र छेड़ के, कहीं खुद को और खुद के इन दोनों शब्दों से नहीं घिर गए हैं नरेंद्र मोदी? निश्चित तौर पर राजीव जी, नरेंद्र मोदी अपने ही जाल में जो बुनना चाहते थे वो लाल किले की प्राचीर से उसमें खुद घिरते हुए नजर आते हैं और पूरी पार्टी को उसमें लपेटते हुए नजर आते हैं। दूरदर्शन के कैमरे का एक कमाल और भी हुआ, वो शायद आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस समय कह रहे थे कि राज्यों को अपनी व्यवस्था ठीक करनी चाहिए, कानून व्यवस्था, विदेशी निवेश आएगा वो तभी आएगा, कैमरा उस समय अमित शाह के मुस्कुराते हुए चेहरे पर भी फोकस कर रहा था। तो क्या अमित शाह प्रधानमंत्री की इस बात का उपहास उड़ा रहे थे कि राज्यों को अपनी कानून व्यवस्था ठीक करनी चाहिए, चूंकि केंद्र की कानून व्यवस्था जहां भी है वहां बहुत खराब है, चाहे वो दिल्ली हो और चाहे मणिपुर, जहां डबल इंजन की सरकार है वहां भी। मणिपुर का माँ भी आज भी नहीं निकला है, बांग्लादेश की तो बात की गई है लेकिन मणिपुर की बात नहीं की गई है। तो ये जो परिवारवाद है, और सबसे बड़ा परिवारवाद तो राजीव जी संघ परिवार है। या भारतीय जनता पार्टी में अगर कुछ बनना है तो आपको संघ परिवार से ही आना होगा, तो इससे बड़ा परिवार और कौन सा हो सकता है जो परिवारवाद की बात की जाती है। तो दूसरों का परिवारवाद संघ परिवारवाद से ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कम से कम देश तोड़ने की बातें नहीं होती, समाज को बांटने की बातें नहीं होती उस परिवारवाद में जो संघ परिवारवाद करता है और जो सन 1925 से लगातार करता आ रहा है। तो ये संघ परिवारवाद के खिलाफ अब देश चूंकि खड़ा हो रहा है, ये बात समझ में आ रही है, तो परिवारवाद की बात की जा रही है। तो भाई परिवारवाद ठीक है, अच्छी बात है, परिवारवाद में बुराइयां हैं, अच्छाइयां हैं, सारी चीज़ें हैं, लेकिन परिवारवाद से भी जो लोग आ रहे हैं उनको जनता चुन करके भेज रही है, कोई और चुनकर नहीं भेज रहा है। अब अगर राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह यहाँ नोएडा से विधायक चुन करके जा रहे हैं
तो जाहिर सी बात है कि मोदी जी ने जबरदस्ती तो बैठा नहीं दिए, या राजनाथ सिंह ने जबरदस्ती बैठा नहीं दिए। नोएडा की जनता ने चुनकर के भेजा तो राजनाथ सिंह के बेटे विधायक बन गए हैं। अब अगर पीयूष गोयल चुनकर के आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि जनता चुनकर के भेज रही है। मोदी जी ने जबरदस्ती तो लोकसभा में नहीं भेज दिया पीयूष गोयल को, तो पर्यावरणवाद की ही उपज है पीयूष गोयल भी। अब अगर एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे सांसद चुनकर के आ रहे हैं तो जबरदस्ती तो उठा के संसद में नहीं पटक दिया एकनाथ शिंदे ने, जनता ने चुनकर के भेजा है। तो प्रधानमंत्री एक तरीके से जो बीजेपी का परिवारवाद है या एनडीए का परिवारवाद है उसकी बात कर रहे थे। अब आप परिवारवाद की बात करते हैं और परिवारवाद में आप चंद्रबाबू नायडू के साथ में हैं, आप चिराग पासवान के साथ में हैं, आप जिनकी बैसाखियों पे टिके हुए हैं आप उनके ऊपर ही प्रहार कर रहे हैं, यानी जिस डाल पे बैठे उस डाल को काटने की कोशिश कर रहे हैं। तो इतना बुद्धिमान नेता हम कहाँ से पाएंगे? 70 सालों में पहली बार हमने इतना बुद्धिमान नेता पाया है कि जो जिस डाल पे बैठा है उसी डाल को काटने की बातें कर रहा है। भाई अगर आप परिवारवाद पे हमला कर रहे हैं तो परिवारवाद पे हमला तो सीधे सीधे चिराग पासवान और चंद्रबाबू नायडू के ऊपर है, हर तरीके से वो हमला है। दूसरी बात यह कि जो देखिए, एक तो प्रधानमंत्री ने अपने समर्थकों को और ज़्यादा निराश किया है। वो निराश किस लिए किया राजीव जी? प्रधानमंत्री ने कहा कि सेक्युलर सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड शब्द का इस्तेमाल नहीं किया प्रधानमंत्री ने, सेक्युलर सिविल कोड कहा है। और सेक्युलर शब्द को संविधान की प्रस्तावना से हटाया जाए, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं डॉक्टर राकेश सिन्हा, वो प्राइवेट मेंबर बिल राज्यसभा में ला चुके हैं और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, उस पर सुनवाई शुरू हो चुकी है कि सेक्युलर शब्द संविधान से हटाया जाए। तो भाई पहले ये बात बाद में कर लेना लाल किले की प्राचीर से सेक्युलर सिविल कोड की, पहले अपने इन जो ज्ञानी पुरुष हैं, दोनों प्रोफेसर डॉक्टर हैं, डॉक्टर राकेश सिन्हा और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, इनको समझाओ कि सेक्युलर संविधान से नहीं हटाया जाना है। ये जुटे पड़े हैं इसी बात पे। तो प्रधानमंत्री ने अपने लोगों को भी आज वहां से डांटने की कोशिश की है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात मत करो, सेक्युलर सिविल कोड की बात करनी है। देश सेक्युलर है और सेक्युलर रहेगा, ये प्रधानमंत्री ने आज वहां से घोषित कर दिया। आप देखना ये है राजीव जी कि इसकी प्रतिक्रिया आरएसएस किस तरीके से देता है। क्या सेक्युलर सिविल कोड चाहेगा आरएसएस? बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आपने छेड़ दी है अमलेंदु जी कि सेकुलर शब्द का इस्तेमाल सेकुलर सिविल कोड का जिक्र करके कहीं ना कहीं उस केस को भी यहाँ बैकफुट पे लाने की कोशिश कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, जिसमें सुब्रमण्यम स्वामी सेकुलर शब्द को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुके हैं। और याचिका दायर ही नहीं किया, उन्होंने इस पर सुनवाई भी शुरू हो गई है। तो इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि सेकुलर शब्द संविधान की प्रस्तावना से हटाया जाए, लेकिन सेकुलर सिविल कोड लाने की बात यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। कॉमन की जगह सेकुलर, कॉमन सिविल कोड को हटाकर सेकुलर सिविल कोड का जिक्र छेड़ के कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी यहां पर खुद को बैकफुट पर लाते हुए और संविधान के प्रति आस्था जताने के चक्कर में, और इसलिए भी प्रशांत टंडन जी, क्योंकि संविधान सबसे बड़ी बात रही इस चुनाव में, बीता हुआ चुनाव जो है, और उसमें बार बार यहां 75वीं वर्षगांठ, कल राष्ट्रपति महोदया ने भी जो भाषण दिया उसमें भी उन्होंने संविधान और 75 साल की बात की है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी संविधान याद आता है। भ्रष्टाचार का जिक्र जब हम करते हैं तो उसमें भी संविधान की बात आती है। कहते हैं संविधान की जो के तहत जो देश को आगे बढ़ाने की बातें लिखी गई हैं उसी हिसाब से हम आगे बढ़ते जाएंगे, आगे बढ़ाएंगे देश को। संविधान के तहत भ्रष्टाचारियों को हम छोड़ेंगे नहीं। बहुत सारी बातें आप संविधान के इर्द गिर्द करते हैं, लेकिन सेकुलर शब्द और इसको लेकर, इसका जिक्र करके खुद को, अपने चाहने वालों को भी आप यहां रुष्ट करते हुए, दुखी करते हुए नजर आते हैं। क्या कहेंगे इस पे प्रशांत जी? देखिए राजीव जी, कॉमन सिविल कोड का एक इतिहास है और इसको जब लेकर पंडित नेहरू आए पार्लियामेंट में तो इसका सबसे बड़ा विरोध उस वक्त आरएसएस और जनसंघ नहीं किया था और लोगों ने वॉकआउट किए थे। तो यह जो तमाम सारे दक्षिणपंथी जो ताकतें थी उन्होंने इसका विरोध किया था, क्योंकि उसमें बहुत सारी जो बातें कॉमन सिविल कोड में थी वो हिंदू परिपाटी और परंपराओं से भी संबंधित थी, तो उसको लेकर। लेकिन अब अगर वो एक नए टर्मिनोलॉजी के साथ आ रहे हैं, कॉमन सिविल कोड की जगह सेकुलर। देखिए, ये भाषण में
कलर देने के लिए किया गया है, एक मीडिया का नैरेटिव बनाने के लिए, और एक डिफेंसिव पोस्चर भी है, क्योंकि इनके ऊपर आरोप लगता है कि आपका सेकुलरिज्म के सिद्धांतों के प्रति बहुत आस्था नहीं है, तो वो उसको ओन करना चाहते हैं, उसको अप्रोप्रिएट करना चाहते हैं। तो एक तो ये जो सेकुलर शब्द का इस्तेमाल का सिर्फ इतना मतलब मैं देखता हूँ, लेकिन जो ज़्यादा बड़ी बात है राजीव जी वो ये है कि जो सवाल है कि क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की सहमति के बगैर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले से इतनी बड़ी घोषणा कर सकते, जबकि वो पार्लियामेंट में आना है, इसका कोई गजट नहीं लागू हो सकता, ये पार्लियामेंट से बिल पास होगा। तो और आपकी माइनॉरिटी सरकार है जो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की पार्टियों के ऊपर निर्भर है, टीडीपी और जेडीयू पर। तो मुझे लगता है कि टीडीपी और जेडीयू की सहमति होगी और वो अपनी कंस्टिट्यूंसी और राजनीति को बदल रहे हैं, यानी वो बीजेपी की तरफ आ रहे हैं, और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के ऊपर सवाल है कि क्या अब वो आरएसएस की हिंदुत्ववादी राजनीति को अपनाने जा रहे हैं, और जो जिन आधार पर वो चुनाव जीतते गए उसको छोड़ रहे हैं। ये उनको साफ करना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री ने अगर कॉमन सिविल कोड या सेकुलर सिविल कोड उनकी भाषा में उसके आकर्षित किया है, तो इनकी पार्टियों का उस पर स्टैंड किया है। वक्फ का बिल आया तो इनकी पार्टियों ने एक स्टैंड लिया, जेडीयू में स्टैंड डिवाइडेड था, आधे लोग जेडीयू के वक्फ बोर्ड के पक्ष में थे और नीतीश कुमार उनके पक्ष में नहीं थे। उसके बाद उसकी लीपापोती के उन्होंने मदरसे को कुछ सैंक्शन किया है बिहार में, मदरसे बनाने के लिए। चंद्रबाबू नायडू कुछ और तरीके से वहाँ कर रहे हैं, रिजर्वेशन वगैरह। लेकिन जो राष्ट्रीय राजनीति है, राष्ट्रीय राजनीति में अगर अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा आप नहीं कर रहे हैं और आप अपनी राजनीति को बदल रहे हैं और हिंदुत्ववादी राजनीति की तरफ जा रहे हैं, तो ये आपको स्पष्ट करना पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री ने आज यहाँ पे एक नया राजनीतिक सवाल जरूर खड़ा किया है लाल किले से। एक बात उन्होंने कही जिसकी आप लोग भी चर्चा कर रहे हो, करप्शन की, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और उन्होंने कहा करप्शन को ग्लोरीफाई किया जाता है। तो माधवीपुरी को ग्लोरीफाई कौन कर रहा है? माधवीपुरी बुच को ग्लोरीफाई कौन कर रहा है? वो पद पे कैसे बनी हुई है? केवल आरोप की बात नहीं, उन्होंने आरोप मान भी लिए हैं कि हाँ उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था अडानी की बेनामी कंपनियों में, ऑफशोर कंपनियों में। उसके बाद भी वो अगर वो बनी हुई है तो उनको ग्लोरीफाई क्यों किया जा रहा है? अडानी साहब को क्यों ग्लोरीफाई किया गया? करप्शन के इतने बड़े इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप लगने के बाद भी उनको ठेके क्यों दिए जा रहे हैं? कैसे वो ग्लोरीफाई हो रहे हैं? करप्शन को ग्लोरीफाई राजीव जी विपक्ष नहीं कर सकता। विपक्ष कैसे करेगा? सरकार में तो आप बैठे हुए हैं जी। ईडी सीबीआई आपके पास है, और वो ईडी सीबीआई के दो काम नजर आ रहे हैं। एक, वो करप्शन के मामलों में खुद गिरफ्तार हो रहे हैं, घूस लेते हुए पकड़े जा रहे हैं ईडी के अधिकारी, और दूसरा काम वो कर रहे हैं कि जो डेमोक्रेसी के लोकतांत्रिक ढंग से चुने गए नेताओं को प्रताड़ित करने का काम ईडी कर रही है। सरकारें गिराने का, जनता की चुनी हुई सरकारें गिराने का काम ईडी कर रहे हैं। तो करप्शन की जो फाइट है उसकी आड़ में आप भारत के लोकतंत्र से ही लड़ रहे हैं, जनता की चुनी हुई सरकारें गिरा रहे हैं, फार्म हाउस में सरकारें बनवा रहे हैं ईडी की धमकी से। ईडी की धमकी देकर आप इलेक्टोरल बॉन्ड अपनी पार्टी के पक्ष में ला रहे हैं। तो करप्शन की आड़ में बाकी चीजें क्या हो रही? तो करप्शन का जो ग्लोरिफिकेशन है वो यहां हो रहा है। प्रधानमंत्री के इस भाषण पे इसके जो अंश हैं इस पे आज दिन भर चर्चा होगी, और कल
जिसकी उन्होंने चर्चा की है कि पिंक प्रेस के संपादकीय है, तो पिंक प्रेस के संपादकीय भी आएंगे इस पे राजीव। जी बिल्कुल, पिंक प्रेस के संपादकीय भी आएंगे। और पिंक प्रेस क्या है अभी थोड़ी देर पहले प्रशांत टंडन जी ही बता रहे थे। और आप जानते हैं कि बिजनेस के अखबार जो हैं, यानी जिसमें बिजनेस की खबरें होती हैं, वो गुलाबी रंग के अखबार में कागज से पर छपाई होती रही। एक पुरानी परंपरा रही है, चाहे बिजनेस स्टैंडर्ड ले लीजिए, बिजनेस वर्ल्ड ले लीजिए, बिजनेस से संबंधित जितने भी अखबार हैं। और उसमें पिछले दिनों हिंडनबर्ग की खबर या ऐसी भ्रष्टाचार से संबंधित कुछ खबरें आती हैं जिस पर खूब चर्चा होती रही और उस पर एडिटोरियल्स लिखे जाते रहे, संपादकीय लिखे जाते रहे। इसलिए भी उसका जिक्र यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। पिंक प्रेस की बात कर रहे हैं। प्रेस की आजादी और उससे संबंधित बातें अगर उठाई जाएं, छेड़ी जाएं, तो बहुत कुछ यहां कहने के लिए, सुनने के लिए है। वहां अंदर तक जाने की हम कोशिश अभी नहीं करेंगे, लेकिन सवाल यही उठता है कि इस वक्त जब प्रधानमंत्री आज भाषण दे रहे थे तो उनके दिलो दिमाग में क्या क्या बातें चल रही थी। क्या उनके दिलो दिमाग में यह बात नहीं चल रही होगी कि बैसाखियों के सहारे मेरी सरकार चल रही है, कुछ ज्यादा नहीं बोलना है। सिविल कॉमन कोड की जो बात कर रहे थे प्रधानमंत्री, जिसे सिविल की जगह सेकुलर उन्होंने कहा है, उस सेकुलर से उनको कोई तकलीफ नहीं है आज की तारीख में क्या? या इस सेकुलर, क्योंकि सेकुलर कह करके तो आप लिबरल लोगों को परेशान करने की कोशिश करते रहे हैं। और उसके बाद भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। क्या पिछले 10 साल में इस देश से भ्रष्टाचार मुक्त हो गया? ये देश भ्रष्टाचार बिल्कुल खत्म हो गया है? बहुत सारे सवाल हैं समीरात्मक जी, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पे चर्चा होनी चाहिए, खूब होनी चाहिए। आप महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, आप अल्पसंख्यक जो बांग्लादेश में है यानी हिंदुओं की सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन अपने देश के अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार का जिक्र आप नहीं करते हैं। आप जब बुलडोजर की राजनीति करते हैं तो उसमें आप ये भी देखते हैं कि सामने वाला किस जाति धर्म का है, किस समुदाय का है, तभी आप बुलडोजर का इस्तेमाल करते हैं, वरना आपका बुलडोजर जो है वो किनारे जंग खाता हुआ नजर आता है। सबसे पहली बात तो पर्सनली मुझे या हमारी पूरी टीम को ये बुलडोजर की राजनीति या बुलडोजर एक्शन पसंद नहीं है, ये बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप ये करते हैं तो इसमें दोयम दर्जे का व्यवहार क्यों? किसी और के साथ कुछ और किसी के साथ कुछ और। जहां आप कपड़ों से पहचानने की बात चुनावी से करते हैं, मंचों से करते हैं, तो उसी ढंग की बात तो आप लाल किले की प्राचीर से भी करते हैं। तो ये जो है भाषण का तरीका, भाषण में शब्दों का इस्तेमाल, अपने आप को कहीं ना कहीं वहां ऊपर उठाने की कोशिश, ये सब लगातार तो देखता आ रहा है ये देश। और क्या ये इसे घिसी पिटी बातें नहीं मानेगा ये देश? इस देश की जनता, देश का नागरिक जो 240 पर ले आया है, कल को ऐसे भाषणों से आपको 140 पे नहीं लाएगा। बहुत मुश्किल से आप 240 पे आए हैं। जी ये बिल्कुल सही बात है। एक तो भाषणों का तरीका और तमाम चीज़ों का दोहराव अपनी जगह दिखाई पड़ रहा है। बदलाव जो दिख रहा है, उन बदलाव में ये साफ असर दिखाई पड़ रहा है कि ये सरकार 240 वाली है, बैसाखियों वाली है। सेक्युलर शब्द का भी इस्तेमाल अगर किया गया है, और सेक्युलर पिछले 10 साल में सेक्युलर शब्द की स्थिति क्या हो गई है कि इसको, एक तो इसकी स्पेलिंग जो है अंग्रेजी में SECULAR, यहाँ ये लोग उसको स्पेल इस तरह से करते हैं कि सिकुलर, यानी उस शब्द को एक गाली के तौर पर या उसको एक अपमानजनक शब्द के तौर पर प्रचारित कर दिया गया ऐसे लोगों के खिलाफ जो लोग सेक्युलर की बात करते हैं, जो संविधान में लिखा हुआ शब्द है उसकी बात करने वालों के लिए। और इस बीजेपी के कई बड़े नेता तक उस बात को कह चुके हैं कि सेक्युलर शब्द का कई बार ऐसे इस्तेमाल उन्होंने किया है जैसे ये कोई किसी का अपमान करने वाला शब्द हो। उसी सेक्युलर को अब वो खुद एक सेक्युलर सिविल कोड बनाने की बात कर रहे हैं। कॉमन सिविल कोड या यूनिफॉर्म सिविल कोड हो रहा है, लेकिन उसकी जगह वो सेक्युलर ला रहे हैं। तो एक तो वो सेक्युलर शब्द के प्रति उनकी आस्था है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ ये दिखाई पड़ रहा है कि उनके साथ जो सहयोगी दल है उनका कितना दबाव है। उसको हम लोग 4 जून के बाद लगातार देख रहे हैं, चाहे वो बजट हो, चाहे कुछ विधेयकों को पेश करने के बाद उसको जेपीसी को देना, और चाहे किसी विधेयक को पेश करने से पहले ठंडे बस्ते में डाल देना हो, ये दबाव साफ दिखाई पड़ रहा है। या चाहे विरोधी पार्टियों के नेता
अपने यहाँ जो सरकार, जो उनके विरोधी पार्टी नहीं, जो उनके साथ गठबंधन में सहयोगी दल है, वो अपनी यहाँ चाहे मदरसों के निर्माण की बात करें या उन चीजों की बात करें जिसको लेकर प्रधानमंत्री विपक्ष को घेर रहे थे, तो ये दबाव साफ दिखाई पड़ रहा है। और दूसरी ओर ये दबाव लोगों को दिखाई न पड़े, इसके लिए वो बार बार ये भी कहते हैं कि मैं तीसरी बार चुन करके आया हूं, तीसरी बार यहां पर झंडा फहरा रहा हूं, 3 गुनी ज्यादा मेहनत से काम करूंगा, 24x7 24 घंटे और 7 दिन काम करूंगा। वो तो करते ही हैं, छुट्टी तो उन्होंने आज तक ली ही नहीं, ऐसा कहा जाता है, सरकारी आंकड़ों में बताया जाता है। तो ये सब चीजें दो चीजें दिखाई पड़ रही हैं। एक तो दबाव भी अपनी जगह है और दूसरी जगह वो दबाव लोगों को दिखाई न पड़े और किसी को ऐसा न लगे कि अब इनका विकल्प ढूंढा जाए। और तीसरी बात और कि उन्होंने अपने सारे टारगेट अब फिक्स कर दिए हैं 2030 तक। कहने का मतलब कि अब 2030 तक भी लोगों को संभावना नहीं तलाशनी चाहिए प्रधानमंत्री पद के लिए, अभी वो 2030 तक के लिए फिट है, क्योंकि अब वो 2014 के बाद से जितना काम करते रहे हैं उसका 3 गुना करेंगे, यानी अब 18 घंटे का 3 गुना। अमलेंदु जी बताएंगे कितना होगा, क्योंकि उन्होंने इस भाषण में गणित की तमाम बातें पकड़ी हैं। तो अब इन सारी चीजों को लेकर ये दिखाई पड़ रहा है साफ तौर पर कि एक तो आपके पास कंटेंट में जो 10 साल पहले हुआ करता था वही आज भी है, और दूसरी बात यह है कि दबाव इस तरह से दिख रहा है और दबाव दिखाई न पड़े उसको आप ढकने की कोशिश कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण चीज का मैं और उल्लेख करना चाहूंगा कि उन्होंने इस बात का जिक्र तो किया, हालांकि अब वो किन आंकड़ों का किन सर्वेक्षणों का हवाला दे रहे हैं ये पता नहीं है, कि लोगों की जो प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम है, वो डबल हो गई है। कब से कब तक डबल हो गई है इसका पता नहीं उल्लेख किया या नहीं किया, मैं नहीं सुन पाया होगा। लेकिन अगर हम 2014 से लेकर आज तक भी माने कि वो डबल हो गई है और हम मान भी ले कि डबल हो गई है, तो ये भी तो देखिए कि उस डबल इनकम में आदमी की जो खर्च करने की कैपेसिटी है, खर्च करने की स्थिति है, कहने का मतलब कि महंगाई जो है वो किस गुना पे कहां पहुंच गई है। क्या 40,000 रुपए पाने वाला कमाने वाला व्यक्ति 2014 में अगर आज 80,000 पा भी रहा होगा, यद्यपि ये सही नहीं है, लेकिन अगर वो पा भी रहा होगा तो क्या 40,000 कमाने के बाद वो जितना खर्च करता था, जितनी वो बचत कर लेता था, क्या आज 80,000 में उतना कर पाने की स्थिति में है? तो एक पक्ष का तो आप जिक्र कर दे रहे हैं कि डबल कर दिया, अब किया नहीं किया वो लोगों को पता होगा कितना हुआ है, लेकिन ये भी महंगाई का जिक्र नहीं हुआ कि वो कहां से कहां तक पहुंच गई है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं। उसी तरह से जितनी भी चीजें हैं, तो आपके पास उपलब्धियों का एक पक्ष बताने के लिए आपके कुछ चुनिंदा डेटा है, आंकड़े हैं, लेकिन उपलब्धियों का जो व्यावहारिक पक्ष है, उनका असर लोगों पर क्या पड़ा है, वो शायद आपने महसूस नहीं किया या उसको महसूस करने की जरूरत नहीं पड़ी। व्यावहारिक पक्ष यही है कि 80 करोड़ लोगों को, 140 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ लोगों को आपने सरकारी राशन पर जिंदा रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। सरकारी राशन पे 80 करोड़ लोगों को आप जिंदा रखे हुए हैं और उसको भी अपनी उपलब्धि आप बताते हैं, और उसके अलावा बहुत सारी बातें यहाँ पर लगभग 1.5 घंटे के भाषण में नरेंद्र मोदी के, और इस भाषण से क्या कुछ निकल के आ रहा है उसकी हम बात यहाँ उसका जिक्र कर रहे हैं। अमलेंदु जी, एक बार फिर से आपके पास आना चाहता हूँ, कैसे आप देखते हैं यहाँ सेकुलर से लेकर भ्रष्टाचार, यहाँ G20 गेमिंग की बात भी कर रहे थे कि गेमिंग की दुनिया में भारत के युवाओं को आगे, यानी गेमिंग वो इंटरनेट वाले गेमिंग की बात कर रहे हैं, इन सब की बात, मेडिकल स्टूडेंट्स की सीट बढ़ाएंगे, 75,000 करेंगे, इसकी बात, बहुत सारी बातें हुई हैं, उपलब्धियां गिनाने की कोशिश नरेंद्र मोदी की। लेकिन क्या ओवरऑल यहां पर नरेंद्र मोदी वो छाप छोड़ते हुए नजर आते हैं जो 11वें बार अगर कोई प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से भाषण दे रहा है तो एक छाप छोड़ता हुआ दिखाई दे, वो अपनी उपलब्धियां गिनाता हुआ दिखाई दे, वो राष्ट्र को वो कॉन्फिडेंस में लेता हुआ दिखाई दे, जहां से लगे कि हां देश इनकी लीडरशिप में आगे बढ़ रहा है। देखिए राजीव जी, प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के सम्मान की, राष्ट्र बहुत संकल्पित है, राष्ट्र बहुत ऊर्जावान है, बहुत सारे सपने हैं, बहुत सारी आकांक्षाएं हैं, ये सारी बातें तो की, लेकिन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्र की आस्था या नहीं है, ये कोई संकेत नहीं मिला कि राष्ट्र की आस्था प्रधानमंत्री के नेतृत्व में है कि नहीं है। प्रधानमंत्री ने जितनी भी बातें की राजीव जी, वो एक तो फिर मैं कहूँगा कि वो सारी चुनावी बातें थीं और लग रहा था जैसे चुनाव में बस जाने ही वाले हैं और चुनाव में जाने से पहले भाषण प्रधानमंत्री दे रहे हैं।
बहुत सारी बातें की जो मिथ्या वाचन की श्रेणी में भी आ सकती हैं। अब जैसे कि कहा कि साहब वो G20 के देशों में भारत केवल अकेला ऐसा देश है, बड़े ताल ठोक के कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो पेरिस एग्रीमेंट था उसके हमने सारे जो थे वो पूरे कर लिए हैं, लक्ष्य हमने पूरे कर लिए उस G20 के देशों में, केवल भारत ने किए। अब पता नहीं वो कौन से लक्ष्य थे, प्रधानमंत्री को मालूम भी है कि नहीं मालूम है कि पेरिस एग्रीमेंट के लक्ष्य क्या थे और भारत ने कौन से लक्ष्य पूरे कर लिए, जबकि रिपोर्ट्स ही हैं राजीव जी, जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उनकी रिपोर्ट्स हैं कि दुनिया के जो सबसे ज़्यादा 15 प्रदूषित शहर हैं उनमें से 14 भारत में हैं। यानी 15 जो दुनिया के सबसे अधिक प्रदूषित शहर हैं उनमें से 14 भारत में हैं, और प्रधानमंत्री का क्योटो वाराणसी जो वो भी उसमें है, और दिल्ली जो है दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर राजधानियों में से एक है। ये तथ्य है। तो कौन से लक्ष्य आपने प्राप्त कर लिया पता नहीं, हमें तो पता नहीं, प्रधानमंत्री ने बताया भी नहीं कौन से लक्ष्य थे जो पूरे कर लिए। दावा जरूर किया उन्होंने लक्ष्य पूरे कर लिए। अगर लक्ष्य पूरे कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर ये प्राकृतिक आपदाएं क्यों हो रही हैं जो कि मानव जनित जलवायु परिवर्तन जिसके पीछे दोष दिया जा रहा है? प्रधानमंत्री ने वायनाड से संबंधित और तमाम प्राकृतिक आपदाओं का भी जिक्र किया कि उसमें हानि हुई है, बहुत हानि हुई है, लेकिन जो तमाम पर्यावरणविद इसका समीक्षा कर रहे हैं प्राकृतिक आपदाओं की, सबका कहना यह है कि मानव जनित जलवायु परिवर्तन जो है इसके पीछे वही है। जो अत्यधिक वर्षा हो रही है या अत्यधिक गर्मी हो रही है, जंगलों में आग लग रही है। अभी हम लोगों ने देखा किस तरीके से उत्तराखंड के जंगलों में लगातार आग लगती रही, बहुत लंबे समय तक लगी रही, और फिर एक वीडियो भी वायरल हुआ कि एक मंत्री जी जो है वो एक पेड़ की डंडी से जो है वो आग बुझा रहे हैं जंगल की, ये भी वायरल हुआ। तो ये जिस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं, तो ये प्रधानमंत्री को बताना चाहिए था कि आपने आखिर कौन से लक्ष्य पूरे कर लिए। अब बात की गई साहब वो जो अक्षय ऊर्जा है उसके मामले में भारत जो है बहुत आगे, और प्रधानमंत्री बताया कि जब 500 गीगावाट की दुनिया शब्द सुनती है तो मेरी तरफ आंखें फाड़ कर देखती है जब 500 गीगावाट की। तो उस 500 गीगावाट में ये बताइए कि सरकार का निवेश क्या है उस 500 गीगावाट में? सरकार ने कितने बिजली घर जो थे वो अक्षय ऊर्जा के बना दिए? कितने सरकार ने जलवायु उसके पवन ऊर्जा के या सौर ऊर्जा के क्या आपने निर्धारित किए बताइए? और ये बताइए कि जो अक्षय ऊर्जा का आप जो बता रहे हैं कि साहब आपने लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, बहुत कर लिया है, उसमें अडानी को क्या क्या फायदे हुए ये भी बता दीजिए भाई। इस अक्षय ऊर्जा की जो योजनाएं लागू हुई है देश में, उसमें अडानी की कितनी योजनाएं हैं ये भी देश को बताइए। इसी तरीके से राजीव जी 6G की बात की गई, साहब 6G के लिए हमने काम करना शुरू कर दिया। भाई जो काम 2023 में शुरू हो गया था उसको 2024 में लाल किले से कहने की क्या आवश्यकता थी? मई 2023 की 147 से ज्यादा जो पेटेंट है 6G टेक्नोलॉजी के वो भारत को मिल चुके हैं। तो ये मई 2023 की बात है। फिर ये है कि 5G आपने बताया 5G सारे भारत में लगभग पहुंच चुका है, बहुत अच्छी बात है, लगभग पहुंच चुका है। ये बताइए BSNL का 5G कहां चला गया? BSNL को 5G कब मिला जाकर के, और BSNL कब तक 3G पे चलता रहा? तो सरकार क्या कर रही है ये बताइए ना। भारत के प्रधानमंत्री के तौर पे अगर आप खड़े होकर बात कर रहे हैं लाल किले के प्राचीर से, तो आप अडानी अंबानी की उपलब्धियां बताने के लिए नहीं खड़े हुए ना कि अडानी ने अक्षय ऊर्जा में इतना काम कर लिया, अंबानी ने कर लिया। के 5G की बात आप कर रहे हैं, पहले ये तो पूछिए कि BSNL कहां चला गया? वही सवाल, सबसे बड़ा सवाल है कि BSNL कहां चला गया। आज प्राइवेट कंपनियां भी, अदानी अंबानी की आप बात कर रहे थे, प्राइवेट कंपनियों को आगे बढ़ाने की बात आप कर रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, लेकिन आप सरकारी संस्थाओं को आगे कितना बढ़ा पाए हैं ये तो बताइए। आपके शासन में पिछले 10 साल में, 11 साल में PSUs के क्या हाल है ये तो बता दीजिए। तो बहुत सारे सवाल तो उठते हैं। जो बुनियाद आपकी है वो चरमरा रही है। आपने बुनियाद को खोखला कर दिया है, कमजोर कर दिया है। देश ऐसे ही प्रगति की राह पर नहीं चला। देश को प्रगति की राह पर ले जाने के लिए जो सरकारी संस्थान हैं उनको आगे बढ़ाया गया, PSU को लाया गया। ये सब क्या इसमें आपने कुछ डेवलपमेंट के काम किए हैं, या आप सब कुछ रेलवे के का क्या हश्र है? अभी हम लोग देख रहे हैं पिछले 2 महीने में कितने एक्सीडेंट हो गए, कितनी गाड़ियां पटरी से उतर गई हैं, ये सब पूरा देश देख रहा है। रेल मंत्री क्या कर रहे हैं ये भी देश देख रहा है, और उनका भाषण भी देश ने सुना संसद के अंदर।
तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब देश की जनता सुनना चाहती थी, जानना चाहती थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, लेकिन वो नहीं दे पाए। नरेंद्र मोदी से ये पूछा जाना चाहिए कि देश की महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि उन्हें सजा मिलनी चाहिए, उसकी व्यापक चर्चा हो, बहुत अच्छी बात है कि ऐसे कृत्य करने वाले लोगों को सजा मिलनी चाहिए, उसकी व्यापक चर्चा भी होनी चाहिए, खूब चर्चा होनी चाहिए। लेकिन ऐसे कृत्य करने वाले लोग क्यों करें ऐसा कृत्य, क्यों ऐसी घटनाएं घटें, इसके लिए आपने क्या किया है, यह सवाल तो पूछा जाना चाहिए। देश में ऐसी गंभीर चीजें, आप बांग्लादेश का जिक्र कर रहे हैं, वहां के अल्पसंख्यकों की बात कर रहे हैं, अपने देश के अल्पसंख्यकों के लिए आप क्या कर रहे हैं, यह सवाल तो पूछा जाना चाहिए। दोयम दर्जे या दोहरा भेदभाव क्यों होना चाहिए? देश का नागरिक अगर सब सामान है, आप जब एक राष्ट्र एक चुनाव की बात कर रहे हैं, वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो कम से कम लोकसभा चुनाव, जो बीता लोकसभा चुनाव है, उसको 7 चरणों में नहीं बल्कि एक ही चरण में करवा देते। और चलिए बीत गया, लेकिन आने वाले जो 4 राज्यों 5 राज्यों के चुनाव हैं उसको एक साथ करवा के देख लीजिए। लेकिन आप क्या कर रहे हैं वो, या आप सिर्फ भाषण दिखाने के लिए कुछ और, भाषण देने के लिए कुछ और, करने के लिए कुछ और से नहीं होगा ना। देश की जनता इतनी जागरूक तो है, जिसको आप कहेंगे कि नाले के गैस से आप चाय बना लीजिए, जिसको कहेंगे कि पकौड़े तलना भी रोजगार है, ये बताएंगे। आप कहेंगे कि नहीं जी कोरोना का समय है, थाली बजाओ ताली पीटो, तो ऐसे नहीं चलता देश। इसलिए ऐसे सवाल, बहुत नॉर्मल सवाल, हवाई चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज में चलेंगे, जरा कितने लोग हवाई जहाज में चल दिए, और उस हवाई जहाज के हवाई अड्डे का क्या हाल हुआ है आप बता दीजिए। एक बारिश में हवाई अड्डे का क्या हाल होता है। दिल्ली का हवाई अड्डा जो है, वहां पर एक टैक्सी वाले की मौत हो गई, उसका जिम्मेदार कौन होगा जब ऊपर से छत गिर गई। ऐसी छत और भी कई जगह गिरी। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब पूछा जाना चाहिए। हवा हवाई सिर्फ प्रशांत टंडन जी हवा हवाई बातें करके, और उन बातों पे हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन एक रोड मैप कहां है। माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश आज 78वीं आजादी का दिवस मना रहा है। हम आजादी के 78वें साल में प्रवेश कर चुके हैं। आपके चाहने वाले लोग भले 2014 के बाद ही आजादी मिली जैसा जिक्र करते हो, लेकिन सच्चाई तो यही है, तथ्य को आप भूल नहीं सकते। देश तो यही जानता है, दुनिया यही जानती है कि देश 1947 में आजाद हुआ, और उसके बाद आपने पिछले 11 साल में क्या रखा है देश को। किस देश में आप कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे देशों में हमारे युवा पढ़ने के लिए जाते थे, जो सुनकर बड़ा दुख होता है। जानता हूं, मुझे भी ये पहली बार पता चला कि हमारे देश के युवा, वो भी मेडिकल पढ़ने वाले छात्र, बांग्लादेश में पढ़ रहे थे। ये अब मुझे पर्सनली मैं कहूं तो मुझे भी इसी साल जब बांग्लादेश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई तब पता चला। लेकिन बांग्लादेश हमारे छात्र पढ़ने जाएं, नेपाल हमारे छात्र पढ़ने जाएं, तो फिर आप कौन से सिरमौर कहलाने की काबिल बनते हैं। आप क्या क्यों कह रहे हैं कि G20 देशों में भारत ने जो तरक्की की है वो तरक्की किसी और देश ने नहीं की। G20 देश देखते रह गए। आप बताना क्या चाहते हैं? जिस G20 का आपने यहां पर आयोजन किया, जिस जगह पे आयोजन किया, उस जगह का हश्र क्या हुआ एक बारिश में बता दीजिए। ये सारे सवाल तो पूछे जाने चाहिए प्रशांत टंडन जी। का राजीव जी मसौदा भी अपने हिसाब से फाइनल नहीं कर पाए, तो इवेंट तो अलग बात है, जो ऐतिहासिक दस्तावेज होता है वो भी अपने मन मुताबिक नहीं कर पाए। भारत में ही ब्रिक्स की मीटिंग हुई, भारत की अध्यक्षता में हुई, मोदी जी के शासनकाल में हुई है, और उसमें रूस और चीन ने उन आतंकवादी संगठनों का नाम उस ड्राफ्ट में नहीं आने दिया जो आतंकवादी संगठन भारत में सक्रिय हैं। सोचिए फिर कैसे विश्वगुरु हैं। लेकिन हम इस भाषा पर लौटते हैं राजीव जी। एक उन्होंने बात कही कि जब देश आजाद हुआ, अभी आपने रोड मैप की बात की, मैं उसी की बात कर रहा हूं कि जब उन्होंने कहा कि जब देश आजाद हुआ तो एक अप्रोच थी कि हो जाएगा, चल जाएगा, अगली पीढ़ी कर लेगी। जरा मैं इस पे आता हूं कि रोड मैप क्या होता है देश को बनाने का,
और अब किस रोड मैप की आवश्यकता है। जब देश आजाद हुआ राजीव जी, तब भारत की औसत आयु 35 साल थी। पूरे भारत में 1362 मेगावाट बिजली पैदा होती थी। आज दिल्ली की डिमांड जो है वो 3500-3000 मेगावाट की है। अब आप कल्पना कीजिए, पूरे देश में 1362 मेगावाट बिजली पैदा होती थी। अब तो दिल्ली में भी उससे ज्यादा होती है, अकेले एक शहर में दुगनी ज्यादा होती है, उससे ज्यादा। तो ये किसने किया? पंडित नेहरू के समय जब देश आजाद हुआ तो हम किसी भी क्षेत्र में आत्मनिर्भर नहीं थे। लेकिन क्या क्या हुआ आप देखिए कि उनका बैंडविड्थ क्या था। एक तरफ तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी, पंडित नेहरू के जीवन काल में ही बढ़ी और दुगनी हो गई, लगभग 50 के ऊपर 60 के ऊपर उन्होंने पहुंचा दिया था, 50-55। उसके बाद उन्होंने एम्स की स्थापना की, IITs बने। आज भी देश के जो टॉप पब्लिक सेक्टर हैं वो नेहरू के जमाने के बने हुए हैं, चाहे BEL हो, चाहे वो HAL हो, इसको रफेल का ठेका मिल गया था, चाहे वो BHEL हो, चाहे वो HMT हो, देश के टॉप के टेलीफोन इंडस्ट्री हो, 1948 बन गई थी। सोचिए 1948 में भारत में टेलीफोन इंडस्ट्री थी, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री। अभी आप रेल दुर्घटनाओं की बात कर रहे थे, RTSO पंडित नेहरू के जमाने में बन गया था, रेलवेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन RTSO, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। तो हिंदुस्तान के किसी भी भाभा एटॉमिक सेंटर, इसरो, ये सब नेहरू के समय बन गए थे। और केवल साइंटिफिक और बोली भाखड़ा गंगल डैम, नागार्जुन डैम, बड़े बड़े बांध बन गए थे। और उसके अलावा आप देखिए कि बैंडविड्थ देखिए, ललित कला अकादमी, साहित्य अकादमी, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII, इसने तमाम बड़े बड़े फिल्म डायरेक्टर्स और एक्टर्स दिए इस देश को। ये सब नेहरू के समय बना। नरेंद्र मोदी के 10 साल हो गए, 11वें साल में है वो है। मुझे एक यूनिवर्सिटी, एक कोई इंस्टीट्यूट, एक कोई लैबोरेटरी बता दीजिए जो इन्होंने बनाई हो। एम्स खोल दिए, बात अलग है, लेकिन क्या एम्स जैसा कोई इंस्टीट्यूट बनाया? क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे नए विषयों को पढ़ाने के लिए, या इंटरनेशनल रिलेशंस जैसे नए विषयों को पढ़ाने के लिए, जेंडर स्टडीज जैसे विषयों को पढ़ाने के लिए क्या कोई यूनिवर्सिटी बनी नरेंद्र मोदी के काल में? एक भी नहीं। एक भी नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट या पब्लिक सेक्टर नहीं बना। वो जो कह रहे हैं सीटें बढ़ा देंगे मेडिकल की, वो किसके आधार पर कह रहे हैं? क्या नए मेडिकल कॉलेज खोलने जा रहे हैं? नहीं, सीटें बढ़ाएंगे वो प्राइवेट सेक्टर की। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं वो गली कूचे में खड़े हो जाएंगे, लोगों को ठगेंगे, बच्चों को और उनके अभिभावकों को ठगेंगे। कितनी रिपोर्टें हम लोग देखते हैं कि 2 कमरे के मकान में चल रहा है मेडिकल कॉलेज। क्यों हमारे बच्चे जा रहे हैं यूक्रेन पढ़ने युद्ध के बीच में, या बांग्लादेश अभी आप चर्चा कर रहे थे। यहाँ के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, कुछ एक को छोड़कर जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उसमें कोई वो स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करते, इसलिए वो बाहर जाते हैं। फीस का एक फैक्टर है, फीस भी कम है, लेकिन दूसरा ये भी है कि प्राइवेट सेक्टर के मेडिकल कॉलेज, अधिकांश मेडिकल कॉलेजेस वो स्टैंडर्ड्स मीट भी नहीं करते। तो नरेंद्र मोदी जो कह रहे हैं कि अप्रोच थी कि चलता है हो जाएगा, तो ये चलता हो जाए में तो BCO इंस्टीट्यूट और लैबोरेटरीज
और इसरो और भाभा एटॉमिक सेंटर से बन गया था। बिल्कुल बिल्कुल इंदिरा गांधी तक प्रशांत जी जरा चलते हैं उधर। विजुअल हम लोग देख रहे हैं इस वक्त। थोड़ी देर पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने मुख्यालय में, कांग्रेस का जो मुख्यालय है AICC, वहां पर उन्होंने झंडा फहराया है। उसके बाद उन्होंने एक छोटा सा भाषण दिया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है ये सुनते हैं। और ये एक दूसरा पक्ष है, विपक्षी दल के सबसे बड़े नेता हैं और इसलिए इनको सुनना भी जरूरी है। प्रधानमंत्री की चर्चा तो हम कर ही रहे हैं और 11 बजे से हम लोग पॉडकास्ट जो करने वाले हैं वो भी, और उसमें आजादी पर सवाल, इसको लेकर भी चर्चा 11 बजे, अभी से ठीक आधे घंटे बाद पॉडकास्ट हम लोगों का आप देखेंगे, लाइव पॉडकास्ट, वो भी हम करेंगे, देखेंगे आप। लेकिन उससे पहले जरा सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं, क्या भाषण दे रहे हैं, सुनिए। मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी को 78वें स्वतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। कई दशकों के संघर्ष व लाखों बलिदान के बाद गुलामी की जंजीरें टूटी और देश आजाद हुआ। स्वाधीनता आंदोलन में अनगिनत भारतीयों ने शहादत और कुर्बानी दी। हम स्वाधीनता आंदोलन के सभी नायकों को नमन करते हैं। महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद जी, सरोजिनी नायडू जी और बाबा साहब अम्बेडकर जैसे अनगिनत राष्ट्र नायकों ने नए भारत के निर्माण में ऐतिहासिक भूमिका निभाई। गर्व से लहराता हमारा तिरंगा अनगिनत योद्धाओं एवं देश प्रेमियों के बलिदानों की याद दिलाते हैं, जो हंसते हंसते फांसी के फंदे में लटक गए या फिर अंग्रेजी सैनिकों के गोलियों के शिकार बने। आजादी की लड़ाई में सभी जाति, धर्म, संप्रदाय और क्षेत्र के लोगों ने हिस्सा लिया और हर आदमी अपना देश के लिए कुछ ना कुछ त्याग किया। सभी प्रांत, भाषा, प्रदेश के लोग मिलकर एक सशक्त भारत राष्ट्र का निर्माण करते हैं। अनेकता में एकता हमारी ताकत है और एक कमजोरी नहीं है। कुछ लोग आज ये प्रचार करते हैं कि आजादी आसानी से मिल गई थी, पर हकीकत ये है कि लाखों लोगों ने कुर्बानी दी, अपना घर बार छोड़कर भटकते रहे। संपन्न घरों के लोग भी आजादी के लिए जिंदगी का बड़ा हिस्सा जेलों में काटा। क्रांतिवीर ने योगदान के याद करने और उनके विजन पर चलने की जगह आज के हुक्मरान विभाजनकारी सोच को बढ़ावा दे रहे हैं। वे केवल नफरत फैलाने की मंशा से विभाजन विभीषिका दिवस मनाते हैं। जिन्होंने आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया, वो कांग्रेस पार्टी को नसीहत देते हैं, नाखून कटाकर शहीद बनते हैं। यह ऐतिहासिक सच है कि उनकी नफरत भरी राजनीति ने ही देश को दो टुकड़े में बांट दिया। ये विभाजन उन्हीं के कारण हुआ। अपने स्वार्थ के लिए जानबूझकर अंग्रेजों की षड्यंत्रकारी सोच फूट डालो और राज करो को आगे बढ़ाने का काम
संघ परिवार ने किस तरह किया है और इसके प्रमाणों की कमी नहीं है। 2022 से मोदी सरकार हर घर तिरंगा अभियान चला रही है। हमें खुशी है कि 6 दशक के बाद इनको प्रायश्चित करने की सूझी। अपनी गलती का एहसास हुआ, इसके पहले तिरंगे को अपने दफ्तरों पर फहराने तक पहले परहेज था और आज वो ये बात पढ़ा रहे हैं कि हर घर तिरंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारे देश के लोग पिछले करीब 100 वर्षों से हर दिल तिरंगा और हर हाथ तिरंगा मना रहे हैं। ये देश कश्मीर से कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक अगर एक है तो 140 करोड़ लोगों की एकता से जज्बे की वजह से है। उस जज्बे और तिरंगे की शान को पूरी दुनिया ने राहुल जी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आप लोगों ने देखा है और पूरी देश भी देखी है। तो आप सुन रहे थे, इस वक्त भाषण दे रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे और एक बड़ा हमला यहां पर करते हुए मोदी पर, खासकर बीजेपी पर, आरएसएस पर कि जो कभी तिरंगा अपने दफ्तरों में, अपने घरों में नहीं फहराते थे, वो आज हर घर तिरंगा की बात कर रहे हैं। तो बहुत सारी बातें यहां रखते हुए एक छोटे से भाषण में और उन बातों में एक हमला भी और एक आकांक्षा भी, दोनों चीजें नजर आ रही हैं मल्लिकार्जुन खड़गे की। एक छोटा सा कमेंट आपका समीर जी। जी बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। और अभी जो हम लोगों ने एक शब्द की चर्चा की थी, सेक्युलर की, अब उस शब्द को किस तरह से ऐसे बड़े मंच पर जिसका अभी तक मजाक उड़ाया जाता था, तो ये उसी का एक्सटेंशन है। और जिस तरह से पिछले 2 साल से हर घर तिरंगा इसको अभियान बना करके, हालांकि इस पर ये भी आरोप लगते हैं कि ये एक इसका व्यवसायीकरण तिरंगे का किया जा रहा है, लेकिन फिर भी हर घर तिरंगा अभियान ये चलाया जा रहा है। तो वास्तव में तिरंगा को लेकर सबके मन में बहुत सहानुभूति रही, लेकिन जिस परिवार से प्रधानमंत्री मोदी और पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार आता है, निश्चित तौर पर तिरंगे को लेकर उनका सम्मान बहुत दिनों तक नहीं रहा और संघ मुख्यालय पर झंडा नहीं फहराया जाता रहा। ये सारी बातें तो बिल्कुल सच्चाई है। और अगर अब तिरंगा को लेकर इतना सम्मान बढ़ा है तो ये माना जाएगा कि ये भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। और जो देश का संविधान है, उसने ऐसे लोगों को भी विवश किया है कि जो नहीं मानते थे वो भी अब इसको मानने लगे हैं और कहीं ज्यादा मानने लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। अमलेंदु जी क्या कहेंगे आप? राजीव जी देखिए, जो हर घर तिरंगा को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो हमला किया, एक तरीके से देखा जाए बिल्कुल उचित हमला है। और बल्कि आरएसएस के मुख्यालय पर कुछ लोग झंडा फहराने चले गए थे तो उनकी गिरफ्तारी हो गई थी, उन पर मुकदमा चला था। नागपुर का मसला है वो, तो वहाँ चला था। तो जो लोग तिरंगे से नफरत करते थे, और गोलवलकर ने तो ये कहा था कि कोई हमारे ऊपर थोप भी थे लेकिन हमसे जो है कोई इसकी पूजा नहीं करवा सकता, हिंदू इसको मन से स्वीकार नहीं करेगा, ये गोलवलकर ने कहा था। तो अगर जो लोग अब ये मजबूर हुए हैं तिरंगा हर घर फहराने के लिए, तो समझा जा सकता है कि तिरंगे की शान कितनी ज़्यादा है और तिरंगे के दबाव में कितना ज़्यादा है। जो है ये लोग आ रहे हैं जो आज़ादी के आंदोलन के दौरान इस तिरंगे का अपमान करते थे, उसके बाद भी इन्होंने अपमान किया जिन्होंने तिरंगा जलाया था। अब वो लोग अगर हर घर तिरंगा फहराने की बात कर रहे हैं तो ये हमारे तिरंगे की शान है राजीव जी, जिसको दुनिया स्वीकार कर रही है। जी जी, प्रशांत टंडन जी क्या कहेंगे आप मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण? देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी जिस बात की चर्चा कर रहे थे वो था भारत जोड़ो यात्रा की। दो बहुत महत्वपूर्ण बातें पिछले कुछ 2-3 वर्षों में हुई हैं। एक, भारत का संविधान। देखिए, भारत का संविधान अभी तक एक रस्म अदायगी था, एक डॉक्यूमेंट था जो पार्लियामेंट में, सुप्रीम कोर्ट के चैम्बर्स में, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के या कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सेमिनारों में इसकी चर्चा होती थी। भारत के संविधान ने खुली सड़क में आज़ादी के बाद पहली बार पिछले हाल के वर्षों में सांस ली है, और इसका एक श्रेय तो भारत जोड़ो यात्रा को जाता है और दूसरा श्रेय तमाम सारे जो अम्बेडकरवादी आंदोलन है इस देश में उनको जाता है, शाहीन बाग के आंदोलनों को जाता है।
उन सब ने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को लेकर आंदोलन करे। और ये संविधान क्यों आवश्यक है, संविधान को आम जनता के विमर्श में आना क्यों आवश्यक है, कि इसी संविधान के खिलाफ आरएसएस काम करती है डे वन से। और अब देखिए कि भारत के लाल किले के प्राचीर से खड़े होकर संविधान की दुहाई नरेंद्र मोदी को भी देनी पड़ रही है। ये बड़ी जीत है भारत के लोकतंत्र की और संविधान की। और अगर संविधान, भारत का संविधान आम जनता के विमर्श में रहता है तो उसके अधिकारों की भी रक्षा होती है और देश का जो संवैधानिक लोकतंत्र है इसकी भी रक्षा होती है। जिसके ऊपर बड़े मंसूबे हैं, बड़े षड्यंत्र हैं, उन षड्यंत्रों को इससे मुकाबला किया जा सकता है। तो ये एक बड़ा जो रेखांकित कर रहे थे। और दूसरा कि जो भारत जोड़ो यात्रा, जिसको मैं कहूँगा कि अभी भी जारी है, कि पिछले 20-30 वर्षों में क्या हुआ राजीव जी, कि राजनेता हेलीकॉप्टर, ब्लैक कैट कमांडो, बुलेट प्रूफ गाड़ियों के पीछे छुपे हैं, जनता से उनका संपर्क टूट गया। कांग्रेस के भी नेता ऐसे ही रहे और नरेंद्र मोदी और बाकी दलों के नेता तो वैसे ही रहे। तो पहली बार राहुल गांधी जब भारत जोड़ो यात्रा लेकर निकले और उन्होंने आम लोगों से मिलना चालू, तो वो तमाम जो दीवारें थी हेलीकॉप्टर की, रैली के मंचों की, सिक्योरिटी की, ब्लैक कैट कमांडो की, बुलेट प्रूफ गाड़ियों की, वो दीवारें गिर गई। जनता से सीधा संपर्क राजनेता का हुआ, जनता की भाषा में हुआ। ये बहुत महत्वपूर्ण था भारत के लोकतंत्र के लिए, जिसका आगे आने वाले वर्षों में हमको इसके फल देखने को मिलेंगे। तो इसलिए जो मल्लिकार्जुन खड़गे रेखांकित कर रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा को, इसलिए वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने लंबा एक समय देखा है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी की यात्रा आप देखिए कि एक दलित परिवार में पैदा हुए, किस संघर्षों के साथ वो आगे बढ़े और इलेक्शन भी जीते, दलित होते हुए रिजर्व कंस्टिट्यूंसी से नहीं, जनरल कंस्टिट्यूंसी से फिर चुनाव जीत कर आते रहे। तो 50-52 साल का उनका संसदीय तजुर्बा है। तो इसके आधार पर वो बात कह रहे थे। जो और एक जो दूसरी उपलब्धि हुई है इस चुनाव में हुई है 4 जून, वो संविधान की बहुत बड़ी जीत हुई है कि आजाद भारत के में पहली बार सबसे सशक्त, यानी अगर आप देखें कि सत्ताधारी पार्टी 240, इंडिया गठबंधन 237, 3, अगर निर्दलीय वगैरह भी डाले तो लगभग बराबर जी। तो सत्ताधारी दल और विपक्ष लगभग बराबर की स्थिति में लोकसभा में है। ये एक बड़ी उपलब्धि भारत के लोकतंत्र की है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, एक बड़ी उपलब्धि। और यही भारत का लोकतंत्र, यही भारत का संविधान जो मजबूती दिलाता है देश के नागरिकों के लिहाज से अगर देखा जाए तो। और आज 15 अगस्त ऐसा दिन जब हम अपनी आज़ादी के परवानों और उसके अलावा इस देश को आगे बढ़ाने वालों के लिए कुछ उनको याद करते हैं, उनको नमन करते हैं और गौरवान्वित महसूस भी करते हैं, गर्व करते हैं खुद पे भी, अपने देश पे भी। और इससे बेहतर दिन और क्या हो सकता है 15 अगस्त। लेकिन उसके साथ साथ राजनीति चलती रहती है। राजनेता आते हैं, कुर्सी पर बैठते हैं, फिर कुर्सी से उतर जाते हैं। जो अच्छा काम करते हैं वो याद आते हैं, याद दिलाए जाते हैं। जो खराब काम करते हैं वो भुलाए भी जाते हैं, बिसराए भी जाते हैं। तो बहुत कुछ होगा आने वाले समय में। ये देश पिछला भी इतिहास देखा है इस देश ने और आगे के इतिहास को भी देश देखेगा। इस कार्यक्रम को यही आज जश्न आजादी और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण, आखिर में मल्लिकार्जुन खड़गे का भाषण, ये सब आपने सुना। और उसके बाद हम लोगों के जो विमर्श थे, हम लोगों का जो विश्लेषण था वो भी आपने सुना। हमारे साथ स्टूडियो में यहाँ 2 साथी मौजूद, एक हमारे बिल्कुल साथ में बैठे हुए समीरात्मज मिश्र जी और उधर दूसरी तरफ अमलेंदु उपाध्याय जी और तीसरी तरफ हमारे साथी प्रशांत टंडन जी। तीनों मौजूद रहे और आप तमाम साथी हमारे साथ बने रहे। अब सीधे अभी से ठीक 15 मिनट बाद आपको हम ले चलेंगे पॉडकास्ट रूम में और पॉडकास्ट में आप देखिए कि आखिर आजादी पर क्यों उठते हैं सवाल।
11 बजे से पॉडकास्ट देखना मत भूलिए, जिसमें बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जिस पर चर्चा विमर्श होगा।